ओके बेटा, तो आज हमारा जो हिस्ट्री सिक्स्थ जो है आवर पास्ट जो हम पढ़ रहे हैं उसका हमने पहला लेसन तो कर दिया है। अब हमारा चैप्टर 2 है और चैप्टर 2 में हम आज जो है बात करेंगे जो पीरियड्स आते हैं हिस्ट्री के, उसमें हम देखेंगे कि जब हंटिंग इंसान करता था तो उसके बाद वो फूड जो है उसको ग्रो करना कब सीखा। तो दैट इज वाई कि इस चैप्टर का जो हमारा नाम है दैट इज फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। आप देख रहे हैं अपनी बुक में, तो हंटिंग गैदरिंग से फूड को जो है इंसान ने किस तरह से अब स्टार्ट किया, इसको उसने किस तरह से अब उगाना शुरू किया फसलों को। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले यहाँ पर एक छोटी मोटी कहानी दी हुई है कि तुषार जो है अपने घर दिल्ली से वो चेन्नई जा रहा है, अपने घर दिल्ली से वो चेन्नई जा रहा है अपने कजिन की शादी के लिए। तो वहां पर उस जो मीडियम ऑफ जो है जो उन्होंने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल किया दैट वाज ट्रेन। और चूंकि उसने किसी भी तरह से वो जो है खिड़की की तरफ उसने जो है, आमतौर पर बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा इस बारे में जब वो किसी जगह पर जाते हैं तो वो कहते हैं कि भी हम दायरे ही तरफ है, तो उसने भी मैनेज किया और वो विंडो की तरफ बैठ गया। लेकिन उसने अपनी नाक जो है वो टांग दी शीशे के साथ, जो खिड़की का शीशा जो बाहर की तरफ था, तो उसने उसकी तरफ जो है अपनी नाक ही टांगी। इसका मतलब है यानी वो बड़े गौर से बाहर की तरफ देख रहा था। और जब काफी लंबे अरसे तक वो बाहर देखता रहा, वो वहां दरख्त थे, वहां घर थे, वहां जो भी चीजें रास्ते में आ रहे थे उनको बड़ी इन्हिमाक से वो वॉच कर रहा था। तो जो उसका चाचा था, अंकल जी उनके जो थे, तो उसने उसके शोल्डर पर थोड़ा सा थपथपी दी और उसने उसको बताया कि बेटा क्या देख रहे हो, आपको पता है कि ये जो ट्रेन में आप सफर कर रहे हो इट वॉज फर्स्ट यूज जस्ट 150 ईयर्स एगो, सिर्फ 150 साल पहले ही जो है इंसानों ने ट्रेन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो और उसके बाद बसें आ गई, जो हम बस इस्तेमाल करते हैं, और फिर जो है बाकी अगर हम आज के ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो डिकेड्स लेटर उसके बाद ये हुआ। और जब आज हम देखते हैं तो आज घर घर गाड़ियां हैं छोटी मोटी, या कार्स का तो आज चलन है। लेकिन अगर आप मेरे ज़माने की भी बात करेंगी तो उस ज़माने में तो पूरे गांव में सिर्फ एक जो है मोटर कार थी, पूरे गांव में एक मोटर कार थी। तो इस तरह से जो है दुनिया बदलती रहती है। और जब तुषार ने ये बात सुनी कि 150 साल पहले ही अब ये चीज़ें जो है दुनिया में आ गई हैं, तो वो अब सोच में पड़ गया कि क्या लोग उस ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह जाते ही नहीं थे। क्योंकि उसके दिमाग में ये आ गया फौरन कि दिल्ली से मुंबई जाना या दिल्ली से चेन्नई जाना ये लंबा सफर है, तो अगर कोई चाहेगा कि एक जगह से दूसरी जगह जाना उसको तो काफी टाइम लगेगा। तो इसका मतलब है कि जब वो जा ही नहीं सकता, उसके पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो वो जाएगा ही नहीं, वो प्रेफर करेगा एक ही जगह बैठने के लिए। तो दैट इज वाई कि उसके दिमाग में सवाल आ गया। उसने कहा कि डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ एट वन प्लेस, तो क्या इसका यह मतलब है कि वो सारी जिंदगी एक ही जगह पर रहे, एक ही जगह पर बैठे? तो ये तो उसके दिमाग में ये सवाल आ गया। और अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब क्या होगा? अभी जो हमारा जो पहला लेसन हुआ इंट्रोडक्टरी के बाद, जो हमारा फर्स्ट लेसन जो असल में हिस्ट्री का हुआ, तो उसमें हमने देखा कि इंसानों को इधर उधर घूमना पड़ता है। सो इट्स नॉट क्वाइट ऑफन कि इंसान एक ही जगह पर रहते थे। और जब तक सेटल्ड लाइफ शुरू नहीं हुई तो तब तक तो इंसान को घूमना ही ज्यादा पड़ता था। अब ये अलग बात है कि आज हम किस तरह से घूम रहे हैं और उस जमाने में लोग किस तरह से घूम रहे थे। तो लेट अस फाइंड आउट कि जो अर्लीस्ट पीपल थे, व्हाई वर दे ऑन द मूव, वो क्यों घूमते थे, उसकी वजह क्या थी। तो सिंपल और सादा वजह जो है अगर आपको मैं पूछूंगा तो दैट वाज इन सर्च ऑफ फूड। समझ रहे हैं? और इसके अलावा भी हमने कई चीजें जो है पिछले चैप्टर में पढ़ी, लेकिन आज हम देखेंगे विल नो अबाउट पीपल कि सबसे पहले हम देखेंगे कि सब कॉन्टिनेंट में, यानी जिसको हमने सब कॉन्टिनेंट पिछले दिनों कहा, तो मैं आपको एक मरतबा फिर मैप दिखाऊंगा। ये पूरा जो है पूरा मैप जो है सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। इसमें यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पाकिस्तान भी है, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ भूटान और ये जो नेपाल है, ये सारे इलाके, और यहाँ पर जो है श्रीलंका, ये सारा इलाका जो है सब कॉन्टिनेंट कहलाता था। और जब भी हम हिस्ट्री की बात करेंगे, इंडिया जब हम कहेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट द होल। समझ रहे हैं? हम पूरे के पूरे, हम आज के पॉलिटिकल इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर?
ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आप हिस्ट्री पढ़ोगी तो हिस्ट्री में इंडिया से मुराद ये पूरा तकरीबन सब कॉन्टिनेंट आता है, समझ रहे हैं। तो इसमें इस सब कॉन्टिनेंट में पहले लोग जो थे वो कब यहां जिंदगी बसर कर रहे थे? क्या अंदाजा हो सकता है आपका कि कितने साल? 100, 10, 200 साल, 400 साल, 500 साल, 1500 साल, कितना आपको लग रहा है कि ये होगा? कितना पुरानी ये हमारी कहानी होगी यहां पर रहने की? 10,000 साल। बहुत, चलो आपने लंबी छलांग मारी, लेकिन आई टेल यू इट्स नॉट 10,000 साल, ये 2 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यानी 20 लाख साल पहले। अभी आप 1000 कह रही थी, 10,000, मैं कह रहा हूं 20 लाख साल पहले। कितने? 20 लाख साल पहले। और जब हम उनको आज डिस्क्राइब करते हैं, उन लोगों को जो यहां 20 लाख साल पहले जो लोग यहां पर रहते थे, तो अंग्रेजी में, यानी अंग्रेजी के प्लेस वैल्यू में ये जो हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू, उसमें आप याद रखेंगे 2 मिलियन ईयर्स, 2 मिलियन ईयर्स अगो। तो यहां पर जो लोग रह रहे थे, दे वर हंटर गैदरर्स। क्या थे वो? हंटर गैदरर्स, यानी वो पूर्वज हमारे जो असल में अपना पेट पालते थे सिर्फ और सिर्फ इन 2 तरीकों से। या तो वो हंट करते थे एनिमल्स को, या फिर जो भी फ्रूट्स पर जो जंगलात होते थे उनमें से जो भी उनको मिलता था वो उस पर गुजारा करते थे। और ये इसी वजह से हम उनको हंटर गैदरर्स कहते भी हैं, क्योंकि ये जो उनका फूड हासिल करने का तरीका था वो यही था। वो या तो हंट करते थे या फिर गैदरिंग करते थे। क्लियर? तो ये बात जब आपके दिमाग में आ गई, अब आप ये सोच रही होंगी कि कौन कौन सी चीजें वो हंट कर रहे हैं, क्या चीजें हंट करते थे। तो दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स। कोई उस जमाने में, अभी तो कैटल रियरिंग तो बाद में आ गई, और उसके बाद वो फिश ये पकड़ते थे दरियाओं से, और इसके अलावा बर्ड्स, और इसके अलावा वो फ्रूट्स को गैदर करते थे जिनमें रूट्स भी होते थे। रूट्स के बारे में मैंने आपको पिछले लेसन में भी बताया। नट्स होते थे, सीड्स होते थे, लीव्स होते थे, यहाँ तक कि जो स्टाक्स होते हैं और एग्स होते हैं परिंदों के, वो भी वो जमा करते थे, समझ रहे हैं, और इसी पर अपना गुजारा करते थे। क्योंकि वो हंटर गैदरर्स थे, इस वजह से जो आप तुषार का आपके दिमाग में आ जाएगा फिर से वो, अब वो एक जगह बैठ नहीं सकते, क्योंकि ये सारी चीजें हमेशा एक जगह दस्तयाब नहीं हो सकती है। So they were on the move, and they were always wandering from place to place. वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और इस जाने का क्या एक ही वजह था? नहीं, इसके बहुत सारे वजूहात थे। हम यहाँ 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। कितने? Many reasons are there, लेकिन हम पहला जब हम देखेंगे तो एक जगह पर रहने का मतलब ये होता था कि वो सारे का सारा जितना भी माल वहां पर जमा था वो खा जाते थे, तो वहां फूड सिक्योरिटी हो जाती थी, और जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स वहां रिसोर्सेज होते थे उस पर काफी ज्यादा दबाव पड़ता अगर वो एक ही जगह सेटल होते। दैट इज वाई कि जब वो काफी देर एक जगह रहते थे तो उनको अब खुद से ही ये पता चलता था कि अब ये जगह जो है और रहने की नहीं रही है, तो लेट अस मूव, तो वो चलते थे। ये हो गया पहला रीजन। क्लियर? और दूसरा, यानी दूसरी जगह वो फिर क्यों जाते थे? ताकि वहां पर वो फिर से अपना वो काम स्टार्ट करे हंटिंग गैदरिंग का, तो वहां बेहतात होती थी दूसरी जगह पर, और ज्यादा नई अपॉर्चुनिटीज उनको मिलती थी। तो दूसरा जो था कि एनिमल्स खुद से वो भी एक जगह नहीं रहते, ये भी मसला है। पहले तो ये मसला है कि एनिमल्स जो एक जगह पर पाए जाते थे उनका शिकार जब बहुत किया आपने, या वहां जो प्लांट्स थे उनसे जितना भी जो भी चीजें आपको हासिल करनी थी वो तो आपने कर ली, और अब सीजन्स भी चेंज होते हैं, तो ये सारी चीजें जो है उसकी भी एक वजह बनती थी। तो एनिमल्स को जब हम देखते हैं दे टू आर ऑन द मूव, वो भी एक जगह, जो खासकर जो जंगली जानवर होते थे वो एक जगह नहीं रुकते थे, और इनको भी चाहिए थी ग्रासलैंड, और सीजन के साथ तो घास खत्म होता था, और इनको भी, या इनमें से कुछ जानवर ऐसे थे जो खुद से शिकार करते थे तो वो उन जानवरों के पीछे चले जाते थे, समझ रहे हैं। तो यही वजह है कि अगर आज भी आप डॉक्यूमेंट्रीज को वॉच करो, जो मसाई मारा है, जो अफ्रीका के जो बड़े जो या सवाना की जो ग्रासलैंड्स है, उसमें आप देखते हैं कि जो विल्ड बीस्ट है वो जब ट्रैवल करते हैं तो उनके साथ साथ पीछे उनके शेर भी आ जाते हैं, लकड़बगे भी चले जाते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि वो जहां जाते हैं उनके पीछे वो रहते हैं ताकि उनको भी खाना मिलता रहे, समझ रहे हैं। तो ये एक तरह से यानी
वो चेज में भी बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स चेज में रहते थे, उन वाइल्ड एनिमल्स के जो असल में घास चरने दूसरी जगह पर जाते थे। तो ये मसला था कि जो इंसान है वो भी उन जानवरों के पीछे पीछे चले जाते थे। क्लियर, बात समझ आई? तो उसके बाद अब जब तीसरा रीजन हम देखेंगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक खास सीजन में जो है प्लांट्स जो है अपने फ्रूट्स देते हैं, या एक खास सीजन में उनमें पतझड़ होती है, खास सीजन में वो फल फूलते हैं, समझ रहे हैं? तो इसके लिए भी काफी मुख्तलिफ सीजन्स का उनको इंतजार करना पड़ता था। लिहाजा उन्होंने ये तय कर रखा था कि वो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ टाइमों पर जाते थे, इस वजह से भी। क्लियर? तो उसके बाद चौथा रीजन जो है, जो प्लांट और पीपल जो है, या ये एनिमल और प्लांट जो है, उनको हमेशा वाटर रिसोर्सेज की जरूरत रहती है। और जब हम जानते हैं कि मौसम हमने ज्योग्राफी में पढ़े हैं, और कुछ ड्राई स्पेल्स भी होते हैं, ड्राई सीजन्स होते हैं, और ड्राई सीजन में अक्सर बेशतर जो ग्रासलैंड्स का एरिया होता है उनमें पानी की बहुत स्कैर्सिटी हो जाती है। तो लिहाजा ये एनिमल्स और ये प्लांट जो है ये मूव करते थे। और यही नहीं, बल्कि इंसानों को भी ड्राई स्पेल से बचने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता था, तो इस वजह से भी वो जाते थे। बात समझ आई? तो ये चार बुनियादी वजूहात थे कि इंसान एक। अब तुषार जो है, जब वो हिस्ट्री पढ़ेगा उसको पता चलेगा कि नहीं, हमारे जो ट्रेन का सफर जो हम आज कर रहे हैं उससे भी ज्यादा मजबूरी थी उस जमाने में। अगर आप वेडिंग में जाएंगी भी नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आपके जिंदगी का मसला हो, जिंदगी जीने का मसला, अपने लाइवलीहुड का मसला हो, तो आपको जाना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो लिहाजा वो दूसरी जगह पर जाते थे। लेक स्ट्रीम्स को देख के वो उनको पता होता था, ये मैप्स उनके दिमाग में होते थे पहले से ही, इंसानों के भी होते हैं और जानवरों के भी होते। तो वो उनको पता होता था कि अगर एक जगह पर एक खास एनवायरनमेंट में इस वक्त वाटर की स्कैर्सिटी है, तो वो दूसरी जगह पर आसानी से चले जाते हैं। अब इसकी भी एक तवजीह है ज्योग्राफी में। हमने वो ज्योग्राफी में वो कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं यहां आपको बताऊंगा कि जो रिवर्स और लेक्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के? एक वो होते हैं जो पेरिनियल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पेरिनियल। ये आप याद रखिएगा ये टर्म कि पेरिनियल का मतलब होता है जो जिसका पानी थ्रू आउट द ईयर बाकी रहता है। एक होता है सीजनल, एक होता है सीजनल। सीजनल का मतलब होता है कि किसी खास सीजन में इसको ड्राई स्पेल आ जाता है, खास सीजन में इसमें पानी नहीं रहता है। समझ रहे हैं? यहां हमारे यहां एक शायद मैंने आपको लिया था वहां, जब हम यहां वासकनाग जाते हैं, वासकनाग। तो वासकनाग जो है एक सीजन में बिल्कुल ड्राई हो जाता है, और उसके बाद फिर वो एक सीजन में उसमें पानी आ जाता है। तो ये सारी चीजें जो है, ये फिनोमेनन पूरी दुनिया में पाया जाता है, और वहां तो लोग उसको मिरेकल समझते हैं, लेकिन आमतौर पर अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें जो है ये ज्योग्राफिकल वो इसकी चेंजेस की वजह से होता है। समझ रहे हैं? या सीजन जो हमारा मौसम होता है उसकी वजह से ये सारी चीजें हो जाती थी। तो अक्सर बेशतर जो हम उस जमाने के लोगों को देखते हैं, वो विंटर में एक जगह पर जाते थे और समर में दूसरी जगह पर जाते थे। यानी और विंटर समर के आसपास चूंकि इनको देखना पड़ता था, इस सीजन्स को भी उनको दिमाग में रखना पड़ता था, तो इस लिहाज से अक्सर बेशतर वो प्रेफर करते थे उन जगहों पर जहां पर कांस्टेंट वाटर सप्लाई होती है, क्योंकि पानी तो खाने के बगैर तो चलेगा, लेकिन पानी के बगैर तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इस वजह से वो ज्यादातर जो हम देखते हैं कि वो अक्सर बेशतर उन्हीं जगहों का इंतखाब करते थे जहां पानी बड़ी अच्छी मिकदार में पाई जाती थी। समझ रहे हैं? अच्छा, अब अगर आप उन लोगों के बारे में ये सारी बातें कर रहे हैं, तो किस बुनियाद पर हम ये कर रहे हैं? हमने ये बहुत सारी बातें की कि वो ये करते थे, किस बुनियाद पर कर रहे हैं? अब आप बता सकते हैं ये सारी बातें किसने बताई होगी हमें? क्योंकि हमने पहले चैप्टर और उससे पहले इंट्रोडक्टरी में पढ़ा। कौन बताते हैं ये? हिस्टोरियन से भी पहले एक नंबर आता है जिनको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, क्योंकि हिस्टोरियन उन बातों को फिर बाद में हमारे लिए मीनिंगफुल बनाता है जो आर्कियोलॉजिस्ट जो उनकी फाइंडिंग्स होती है। असल काम किसका होता है? आर्कियोलॉजिस्ट। तो हिस्ट्री को फिर राइट डाउन करने के लिए, उसको जॉट डाउन करने के लिए हिस्टोरियन बैठता है, वो अपने हिसाब से उसको देखता है। लेकिन उससे पहले जो शख्स इन बातों की तहकीक करता है ग्राउंड पर, दैट इज आर्कियोलॉजिस्ट।
तो वो आर्कियोलॉजिस्ट्स होते हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट्स ही वो लोग हैं जो हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन देते हैं कि किस तरह से हंटर गैदरर्स जो थे वो कहां पर बैठे थे, क्योंकि जिन जगहों पर उन्होंने तहकीक की तो वहां पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे हंटर गैदरर्स जो है उन्होंने उनके बारे में बहुत सारे अवशेष पाए, बहुत सारे निशानात वहां पाए। इन निशानात में उनके टूल्स हैं जो स्टोन से बने हुए हैं, वुड से बने हुए या बोन से बने हुए हैं, ये उन्होंने देखे हमारे लिए। और फिर इन पर जो है मुख्तलिफ किस्म के डेट्स, अगर आप देखेंगे हम जब पढ़ते थे तो उस जमाने में कार्बन 14 डेटिंग होती थी, हम पढ़ते थे कि कार्बन 14 डेटिंग। लेकिन आजकल की दुनिया में तो बीसियों डेटिंग के तरीके हैं जो हम पुरानी चीजों को देख के ये कह सकते हैं कि कितना टाइम इसमें गुजरा है, समझ रहे हैं, बीसियों तरीके हैं। अब चूंकि आपकी ये लेवल नहीं है इस वक्त कि मैं आपको 10-15 के नाम बताऊं, लेकिन आप दिमाग में ये रखना, आप सिर्फ कार्बन 14 डेटिंग ही नहीं होती है, बल्कि आज बहुत सारे और तरीके हैं। साइंस ने काफी ज्यादा तरक्की की है इस मामले में। लिहाजा आप किसी भी चीज का एक्यूरेट डेट मालूम कर सकते हैं कि ये कब किस जमाने में इसका वजूद जो है दुनिया में आया है। समझ रहे हैं। तो इस वजह से इन स्टोन टूल्स या इनमें ज्यादातर हम देखते हैं कि जो हमने ये पहले भी पढ़ा कि वुड और बोन जो है वो नायाब होते हैं, क्योंकि ये वक्त के साथ साथ ये जो है ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। साइंस में ये कॉन्सेप्ट है कि ये वक्त के साथ साथ ये खराब हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े इनको खा जाते हैं। लेकिन स्टोन टूल्स तो बहुत ज़्यादा, और आपको जो है उस ज़माने के स्टोन्स को देख के आप अचंभे में इंसान रहता है कि किस तरह से इंसान ने ये सारे टूल्स जो है किस तरह डेवलप किए, और उनकी जो जिसको हम कहते हैं कि वो एफिशिएंसी वो टूल्स की बहुत ज़बरदस्त हुआ करती थी, और अभी तक वो मौजूद है इस दुनिया में। और हम किस ज़माने की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग बैक ऑफ दिस इज 2 बिलियन ईयर्स की हम बात कर रहे हैं। तो 2 बिलियन यानी 20 लाख साल पहले से ये चीजें पड़ी हुई हैं और अभी मौजूद हैं। तो इससे अंदाजा होता है कि ये कितने एफिशिएंट ये लोग थे, और इन्होंने, और अगर उस जमाने का कोई टूल हमारे पास, चाहे वो स्टोन टूल हो या किसी और चीज से बना हुआ, खासकर यही 3 चीजें हमें मिलती है, या तो हम लकड़ी के वो मिलते हैं, या बोन्स के मिलते हैं, या फिर स्टोन्स के मिलते हैं। और मैक्सिमम अगर आपको भी कोई कहेगा तो किसके मिल सकते हैं सबसे ज्यादा, तो ये आसान है स्टोन के, क्योंकि स्टोन्स खराब नहीं होती है वक्त के साथ साथ। तो इन स्टोन टूल्स को यूज किस लिए करते थे? अब अगर हमें जो है जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो हमें बताते हैं कि और हमें भी अंदाजा हो सकता है, ये कॉमन मैन भी कह सकता है कि स्टोन टूल्स से वो एक तो शिकार करते थे, या इसके अलावा दे कट मीट, दे कट बोन्स बाय दिस। तो चूंकि ज्यादातर तो वो हंटर्स थे, और इसके अलावा जो है या जो है जो छाल होती है दरख्त की, उसको जो है उसको स्क्रैप करने के लिए, उसको उठाने के लिए, खाल उठाने के लिए, या एनिमल हाइड्स को, जिनको हम एनिमल स्किन कहते हैं, उसकी खाल उतारने के लिए भी ये होते थे। तो अब ये किससे बने हुए हैं? तो इतने शार्प थे कि ये काम कर सकते थे। तो इसका मतलब यह है कि इंसान कितना एफिशिएंट था उस जमाने में भी, कि उसके दिमाग में ये हो था पहले से ही कि किस तरह से मैं ये शार्प टूल्स बनाऊं। हालांकि इस की कहानियां जो है, कड़ियां जो है, बहुत मुख्तलिफ भी हो सकती है। बहुत एक अलग से भी एक जो है बहुत सारे हिस्टोरियंस का तज्जिया है कि असल में जब हम पुराने इंसानों की बात करते हैं, खासकर जो हम इसकी जो होमो इरेक्टस की बात करते हैं, या ऑस्ट्रालोपैथिकस की बात करते हैं, ज़िंजांथ्रोपस की बात करते हैं, ये पुराने ज़माने के जो स्कल्स मिले हैं, उनके बारे में बहुत सारे लोगों का ये मानना है, इस पर तहकीकें भी हुई है, कि वो असल में कुछ और रेसेस थे, वो ह्यूमन लाइक थे, ह्यूमनिट्स थे, लेकिन वो असल में इंसान नहीं थे। तो इंसान की अलग तारीख है, ये भी मुमकिन हो सकता है। मैंने ये बीच में इसलिए आपको कहा कि क्योंकि बहुत सारे जो हम मज़ाहिब में देखते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट भी है। तो ये जरूरी नहीं है कि इंसान जो है, आज का इंसान जो है, ये जो हम हजारों साल की जो हिस्ट्री कह रही है, वो हमारी तरह के ही इंसान थे। हो सकता है वो ह्यूमन होमोनिड्स में से थे, और शायद हमसे डिफरेंट थे। ये भी एक, इस पर हम कभी बात करेंगे। लेकिन चूंकि हम मेन स्ट्रीम की जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसमें यही है कि ये इंसानों का एवोल्यूशन हुआ, और एवोल्यूशन से ये चीजें आगे बढ़ी। समझ रहे हैं?
तो और इसी तरह वो इनसे फ्रूट्स वगैरह भी काटते थे, तोड़ते थे या चॉप करते थे, रूट्स को चॉप करते थे, मुख्तलिफ चीज़ें या सब्जियां इससे कतरते थे। वो सारी की सारी चीज़ें जो है ये काम इन्हीं टूल्स से लिया जाता था। क्लियर। और इसके अलावा इन टूल्स की एक और खासियत ये भी है कि इनके हैंडल्स भी हुआ करते थे। दे वर टाइड टू द हैंडल। समझ रहे हैं। तो इससे भी पता चलता है कि इंसान के दिमाग में ये सारी बातें पहले से ही थी कि उसका एक जिज्ञासा, जो साइंटिफिक एक नए इन्वेंशन, नई चीज़ें अपने 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 लिए जो सहूलत किस तरह से उसको, ये पहले से ही इंसान में था, क्योंकि उसके ज़रूरतों के मुताबिक उसने इन्वेंशंस की। और हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, समझ रहे हैं। तो उनकी जो ज़रूरतें उस वक्त की थी तो उन्होंने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती रही। और ये हैंडल्स भी शायद बोन या वुड की हो सकती थी। और आमतौर पर हैंडल हम आज भी हम देख रहे हैं, हम इसको इस्तेमाल करते हैं हैंडल बनाने के लिए, हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। और बोनस का भी इस्तेमाल होता है बहुत सारी जगहों पर अभी भी। या कुछ लोग तो मतलब वो सींगों का भी इस्तेमाल करते हैं हैंडल्स बनाने के लिए। उसकी काफ़ी खूबसूरत बनाई जाती हैं इनसे। हालांकि अब चूंकि दुनिया बदल गई है और अब वाइल्ड एनिमल्स को जो है उस तरह से अब हंटिंग या बाकी चीज़ें जो है, ये चंद माशरों में जो महज़िब माशरे हैं उनमें इन चीज़ों को अब इंसानों ने छोड़ दिया है। क्योंकि अब हम रेयरिंग करते हैं। अगर हमें यूज़ भी करना है एनिमल प्रोडक्ट तो उसके लिए हम ख़ास तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो हम वाइल्ड एनिमल्स को आप सदाते नहीं हैं। और ये अच्छी बात भी नहीं है इससे एनवायरनमेंट, चूँकि आज का एनवायरनमेंट पहले ही डिस्टर्ब हुआ है तो हमें ये इन चीज़ों से परहेज़ ही करना चाहिए। क्लियर। तो और इससे हैंडल से एक खास मदद मिलती थी उनको कि वो इससे एरोज और स्पेयर्स बनाते थे। वो बर्छियां बड़ी और तीर दूर से ही शिकार करने के लिए, दूर से शिकार करने के लिए आपको हमेशा जो आप टूल इस्तेमाल करेंगे या कोई भी आप हथियार इस्तेमाल करेंगे तो उसमें हैंडल होना बहुत ज़रूरी है। तो तभी जाके वो आप उसको थ्रो कर सकते हैं। समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें उन्होंने सीख ली थी। तो हैंडल्स का इस्तेमाल भी वो करते थे और इससे उनको आसानी होती थी हंटिंग में। क्लियर। इसके अलावा बहुत सारे और टूल्स भी थे। और ये सारी चीज़ें जो है ये वो इस्तेमाल करते थे। वो टूल्स वो इस्तेमाल करते थे फायरवुड को हासिल करने के लिए। यानी जिसको आप समझ सकते हैं कि पहले जो शुरू में जो उन्होंने कुल्हाड़ी बनाई थी जिसे वो चॉप करते थे, लकड़ी को चॉप करते थे, खासकर फायरवुड उनके लिए काफ़ी था। तो इसका मतलब है साथ साथ फायर की भी डिस्कवरी हो गई थी। समझ रहे हैं। तो तभी तो आर्कियोलॉजिस्ट उसको ये मिले, फायरवुड काटने के लिए उनको कुल्हाड़ी मिल गई। तो या किसी जगह पर उन्होंने सेटल होना है तो आपने कुछ टेंट्स वगैरह या जो भी वो शेल्टर बनाते थे तो उसके लिए टहनियाँ काटनी है तो उसके लिए भी वो इस्तेमाल करते थे ये सारी की सारी चीज़ें। और छोटी मोटी जो मैंने आपको बताया वो हट्स वगैरह इन्हीं टूल्स के ज़रिए से बनाते थे। अब अगर आप देखेंगे कि जब आप इस मैप को, जो मैंने आपको प्रिंट करके भी दिया है, हालांकि उस पर छोटा है लेकिन इस पर थोड़ा सा बड़ा है इस पर, तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर इस मैप में आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ शक्लें बनी हुई हैं। और इंडेक्स में आप देखिए, मैं यहाँ इंडेक्स ये जो इंडेक्स दिया हुआ यहाँ पर मैं पढ़ूंगा। पैलेलिथिक साइटस ट्रायंगल से बनी हुई है। नियोलिथिक साइटस जो है स्क्वायर, उनका ब्लू स्क्वायर है। फिर मेगालिथ साइटस जो है वो सर्कल है और ये ग्रीन में है। और उसके बाद अर्ली विलेजेस जो है उसके लिए भी एक निशान लगा हुआ है, डायमंड बना हुआ है। और उसके बाद मॉडर्न सिटीज़ जो है उसके लिए आप इसको फिलहाल दिमाग से निकालेंगे, क्योंकि आप मॉडर्न सिटीज़ की बात करेंगे तो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये हमारे ज़माने की बात है। तो हमें सबसे पहले अगर आप इसमें देखेंगे तो यू विल फाइंड रेड ट्रायंगल्स। ये जो रेड ट्रायंगल्स है दे आर द आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ हंटर गैदरिंग कम्युनिटीज। बात समझ आई। यानी यहां पर जहां कहीं भी आपको क्या नजर आता है, ट्रायंगल के ऊपर आपको नाम नजर आएगा। और ये सारे के सारे नाम जितने भी इसमें आपको नजर आएंगे तो मैं पढ़ूंगा। एक है बिम्बितका, देखा आपने, तो ये बिल्कुल सेंट्रल इंडिया में है। क्लियर। अब एक और है कुरनूल केव्स, एक और है
हांगसी, ये है ये है हंसगी। तो चूंकि ये नाम जो है मुख्तलिफ जुबानों में लिखे हुए हैं तो पढ़ने में दिक्कत होती है। तो ये 3 नाम आम तौर पर इसमें दिखाए गए हैं। क्या इतनी जगह पर थे? नहीं, बहुत सारी और जगहों पर, लेकिन ये कुछ खास नाम है जिनके बारे में थोड़ा बहुत जो है हम देखते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट्स ने यहां पर एविडेंस जो है वो ली है कि ये जगहें इस्तेमाल होती थी उन लोगों के जरिए से जो असल में हंटर गैदरर्स थे। यानी ये 3 जगहें। क्लियर? तो अब हंटर गैदरर जो थे और भी जगहों पर, जो मैंने कहा बहुत सारी जगहों पर रहते थे, और इनको अगर आपको देखना है तो मैं आपको फिर से एटलस में अलग से दिखाऊंगा कि बहुत सारी जगहों पर जब हम इंडिया के एक और मैप को देखेंगे तो चूंकि यहां पर हम जल्दी से इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, उसको हम एक्स्ट्रा रीडिंग के तौर पर हम बाद में देखेंगे। और ये सारी की सारी साइट्स अगर आप देखेंगी, दे आर नियर द सोर्स ऑफ वाटर। ये इसमें अहम बात है जो हमने अभी ऊपर पॉइंट 1 पढ़ा कि ज़्यादातर ये लोग जो है चाहे यहाँ रिवर्स है या फिर लेक्स हैं। तो अगर हम आज प्रैक्टिकली इन इलाकों को एग्जैक्टली देखेंगे कि ये आज के कहां किस इलाके में है और किस जगह पर एग्जैक्टली है, तो या तो आपको ये किसी लेक के नजदीक नजर आएंगे या फिर किसी रिवर के नजदीक नजर आएंगे। तो ये बात क्लियर हो गई कि उस जमाने के लोग जो है प्रेफर क्या करते थे, वो रिवर्स के नजदीक बैठना पसंद करते थे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पानी और फूड। तो उसको हम टाल सकते हैं, 10-15 दिन भी टाल सकते हैं, लेकिन पानी को हम 1 दिन 2 दिन भी टाल नहीं सकते हैं। तो चूंकि जो स्टोन टूल्स है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लिहाजा आमतौर पर जो इन लोगों ने स्टोन टूल्स जो है वो उस जगह पर जाते थे। ये भी एक मसला है। अभी तो हमने बात की थी कि पानी, स्टोन टूल्स हमने देखा कि वो दूसरे, अगर हम देखेंगे टूल्स उनके लिए दूसरे नंबर पर आते थे, क्योंकि हंटर्स के लिए तो ये लाइफ लाइन है टूल्स। लिहाजा वो उस जगह का इंतखाब करते थे जहां स्टोन और गुड क्वालिटी स्टोन इजीली अवेलेबल होती थी। बात समझ आई? ये इस तरह से आपको पता चलेगा कि अगर मैं कभी आर्कियोलॉजिस्ट बनूं तो मुझे किस तरह से ये चीजें देखनी है। मैं कहां किस जगह पर, सीधे मैं जेसीबी लेके मैं शुरू करूंगा जमीन को खोदना और फिर मुझे मिल जाएंगे? नहीं, पहले से ही अगर ये सारी चीजें पता होंगी तो हम जाएंगे पानी के ज़खायर पर पुराने ज़माने से जो मौजूद हैं। उसके अलावा उन जगहों पर जाएंगे जहां स्टोन्स के अच्छे ज़खायर हैं जिनसे चीज़ें बन सकती हैं। समझ रहे हैं? जो गुड क्वालिटी स्टोन्स हैं, तो वहां पर हम जाएंगे। इसी तरह से बहुत सारी और चीज़ें आपको आगे चलकर भी आपको पता चलेंगी। तो अब अगर आप देखेंगे कि हमें इन लोगों के जो इन्होंने इस्तेमाल की थी उस जमाने में, ये अक्सर बेशतर गारों में रहते थे। किन में रहते थे? गारों में रहते थे। तो हमें उन गारों के अंदर पेंटिंग्स मिलती हैं, रॉक पेंटिंग्स मिलती है, उनको रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉक पेंटिंग्स। वो भी हमें याद, और वो हमें बहुत कुछ बताती है इनके बारे में, क्योंकि वो रॉक पेंटिंग तो एक तरह से एक जिसको हम कहते हैं इनस्क्रिप्शन या मैन्युस्क्रिप्ट की तरह, एक बुक की तरह है, किताब की तरह है। समझ रहे हैं? तो उनसे हमें क्या पता चलता है कि ये केव्स में रहने वाले लोग जो थे, ये पेंटिंग्स जो बनाते थे, उनसे जो बातें हम आज अखज़ कर रहे हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट्स काफी तहकीक के बाद हमें बताते हैं कि इन पेंटिंग्स का मतलब क्या है, क्यों बनाते थे ये पेंटिंग्स। तो यूजुअली हम आज जब हम पेंटिंग करते हैं तो ये शौक होती है। तो क्या उस जमाने में ये लोग शौक की वजह से ये करते थे, दीवारों पर ये पेंटिंग्स करते थे, या और क्या वजूहात थे? और ये जो पेंटिंग वाले ये केव्स जो हमें मिलते हैं इंडिया में, 2 जगहों पर खासकर ये मिलता है। एक मध्य प्रदेश में मिलते हैं और दूसरा सदर्न उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। एक मध्य प्रदेश में और दूसरा सदर्न उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। ये सारी की सारी केव्स जो है, ये पेंटिंग्स जो है, उनमें वाइल्ड एनिमल्स दिखाई देते हैं। पेंटिंग्स किन की है? पेंटिंग्स वाइल्ड एनिमल्स की है। और इसमें क्या ड्रा किया गया है? ड्रा यह किया गया है कि उस जमाने के लोग किस तरह से बेहतरीन शिकारी थे, उनकी एक्यूरेसी, उनकी स्किल को वहां दिखाया गया है, दर्शाया गया है। समझ रहे हैं? तो उससे हमें क्या पता चलता है? आप सीधी बात क्या पता चलती है कि उस जमाने के लोग हंटर्स थे
और एक्यूरेट तरीके से किस तरह हंटिंग करते थे, ये सारे। हो सकता है वो अपने बच्चों को पढ़ाते थे, ये मैं ऐसे ही बता, आपकी बुक में नहीं लिखा है। हो सकता है कि वो कोई रिचुअल करते थे कि अगर मैं ये पेंटिंग बनाऊं तो बाद में मैं अच्छा एक हंटर बन सकता हूं। ये भी हो सकता है ना, मतलब बहुत सारी चीजें इसके बारे में हम बहुत तरीकों से हम जो है सोच सकते हैं। तो ये जब हम किसी पुरानी जगह को जब भी हम खोजते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जब भी खोजते हैं किसी जगह को, उसको वो साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इन साइट्स से हमें बहुत सारे रिमेन्स मिले हैं पुराने जमाने की। इन्हीं में टूल्स मिले हैं, पॉट्स मिले हैं, बिल्डिंग्स भी मिली हैं कुछ उस जमाने की। तो इनको साइट्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? साइट्स कहते हैं। और ये साइट्स जो है ये उन लोगों ने बनाई है, असल में ये उन लोगों की जगह, रहने की जगह थी जो यहां हजारों लाखों साल पहले यहां पर रहते थे, और अब उन्होंने फिर छोड़ दिया, कहीं पर चले गए, या हालात ने उनको, जिंदगी ने उनको बहा लिया किसी और तरह, तो वो उन्होंने पीछे छोड़ दिए ये जगह। और जब आज हम रिसर्च करने जा रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट आज जाते हैं, तो ये सारी जगहें हमें बहुत कुछ बयान करती है। और यहां पर हमें बहुत सारा, कभी कभार तो हमें ये जमीन के ऊपर ही मिलती है, कभी कभार ये दे आर बरीड अंडर द अर्थ, हमें उसको अनअर्थ करना पड़ता है, जिसको हम एक्सकैवेशन कहते हैं। हालांकि एक्सकैवेशन पूरी प्रोसेस को भी कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर जो बरीड है उनको हम एक्सकैवेट कहते हैं, कि उनको हमें खोद के निकालना। और अब एक तो है सरफेस के ऊपर मिलेंगी, दूसरा है जमीन के अंदर मिलेंगी, एक तीसरी जगह भी है जहां ये मिल सकती है। कैन यू टेल मी व्हाई? पानी के अंदर में भी मिलती है ये। कहां पर? पानी के अंदर में भी ये कभी कभार मिलती है। जो गोताखोर होते हैं तो उन्होंने काफी जगह पर ये दरियाफ्त किया, और फिर वहां आर्कियोलॉजिस्ट गए, उन्होंने वहां बहुत सारी तहकीकें की। ऐसी बातें आप बहुत सारी देखेंगी जब आप हिस्ट्री का भरपूर तरीके से जब आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगी। अभी हम एक तरह से इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो आगे चलकर आपको ये सारी बातें काफ़ी मदद देंगी। और इस चैप्टर में जो है हम साइट्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि आगे चलकर आपको बहुत सारी साइट्स की बात करनी है, लेकिन एक साइट का हम ज़रूर यहाँ गुफ्तगू करेंगे, दैट इज़ कुरनूल केव्स। ये कुरनूल केव जो है आपके पेज नंबर 13 पर, वहाँ पर है, पेज नंबर 13 पर आप कुरनूल केव्स देख सकती हैं। आप पेज नंबर 13 देखो, है ना, पेज नंबर 13 पर पेज ये है कुरनूल केव। और यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट्स को, जो हम अभी टूल्स की बात कर रहे थे या मुख्तलिफ जो चीज़ों की बात कर रहे थे, यहाँ पर उनको ऐश भी मिला। डू यू नो व्हाट इज ऐश? राख, सूर्य थे इस मानंच कशर पर, वो यहां इनको मिला, और इससे इनको पता चला कि इस जमाने के लोग फायर का भी इस्तेमाल जानते थे। गॉट इट नाउ? तो किस तरह से क्लूज हमें क्या क्या बताते हैं, क्लियर? तो अब फायर जो है वो किस चीज के लिए वो यूज करते थे? इट वॉज एज अ सोर्स ऑफ लाइट। ये भी हो सकता है क्योंकि गुफा के अंदर रात को तो वहां तो दिन को ही कुछ नजर नहीं आता है, तो वहां पर लाइट करने के लिए, उसको वहां रोशनी करने के लिए। और दूसरा, वो शायद मीट को रोस्ट भी करना जानते थे, या फिर एक और चीज, चूंकि एनिमल्स को ये हंट करते थे, इंसान हंट करते, लेकिन एनिमल्स भी बसा अवकाश इनको हंट करते थे। समझ रहे हैं? जो हमें पुरानी जो एक हमें ढांचा मिलता है, उसको लूसी कहते हैं। क्या कहते हैं? लूसी कहते हैं। उसके जब उस पर रिसर्च हो गई तो उसमें पता चला कि लूसी जो है दरख्त से गिरकर जो है वो मर गई है। दरख्त से गिरकर, बहुत पुराना स्केलेटन है ये, और दरख्त से गिरकर मरने के बाद उसको जानवर ने खाया है, और उस जानवर का एक दांत उसकी इसमें जो है रीढ़ की हड्डी में फंसी हुई है, अभी भी वो मौजूद है, उसका वो ढांचा। तो इसका मतलब ये था कि वो तो इन ऑर्डर टू सिक्योर अवे एनिमल्स, उसके लिए भी ये आग जलाते थे। समझ रहे हैं? ये मुझे दिमाग में ये बात आ गई कि लूसी के बारे में मैंने आपसे बात की। तो इससे ये पता चलता है कि एनिमल्स का भी उनको डर रहता था, खासकर खूंखार उस जमाने में जो है काफ़ी ज़्यादा दरख्त, ये जो जंगलात पाए जाते थे, और जंगली जानवर भी बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, तो इस वजह से उनको इसका भी डर रहता था। लेकिन अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये उनका तरीका है कि या तो वो लाइट के लिए इस्तेमाल करते थे आग को, या फिर रोस्ट मीट को करने के लिए करते थे, या फिर जो है जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए, अपने से दूर रखने के लिए, ताकि वो हमला ना करे। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम किस तरह से आग का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या है आपका जवाब?
गर्मी तो ये तो एक छोटी सी, ये तो बेसिक चीज है कि गर्मी के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज तो हमने इसका इस्तेमाल, आग का इस्तेमाल हमने किया है चांद तक पहुंचने के लिए, समझ रहे हैं? यानी इंसान ने छोटे पैमाने से लेके बड़े पैमाने तक इन जो बज़ाहिर हमें लगती है कि आग तो हमें कोई बड़ी चीज आज नजर नहीं आ रही है, लेकिन अब अगर आप इसको देखेंगे कि किस तरह से हम कंट्रोल्ड कंबशन में इसको, किस तरह से रॉकेट्स में इसको भरते हैं और फिर इस फ्यूल का इस्तेमाल करके हम दूसरे सैयारों पर कमंदे डालते हैं, समझ रहे हैं? और कंट्रीब्यूशन किसका है? उस हंटर गैदरर का जिसने सबसे पहले ये दरियाफ्त की, समझ रहे हैं? और यह जानकर भी आपको हैरानी होगी कि इंसान अकेला नहीं है आग का इस्तेमाल करने में। ऑस्ट्रेलिया में एक बाज है, उसको शायद ब्लैक काइट उसको कहते हैं, वो इस्तेमाल करता है और आग लगाता है। क्या करता है? आग लगाता है। ये सारी बातें जो है जब हम देखते हैं कि तो उससे भी पता चलता है कि एवोल्यूशन में काफी प्रॉब्लम्स हैं। ये हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते हैं कि एवोल्यूशन किस तरह से हुआ। लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट कि हम कहां तक पहुंचे। तो क्योंकि इन जमानों का अब हमें यह भी बताना है कि अब अगर हम बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं? पहचान किससे होती है? अगर आपको कोई बाहर कोई मिलने आया होगा तो अब मुझे आपको बताना है कि यहां पर एक आदमी आया था, तो आपको किससे पहचान आएगी? नाम से। वेरी गुड। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट्स ने भी इन पीरियड्स के हवाले से नाम रखे हैं, तो हमें उस पुराने जमाने जो अर्लीस्ट पीरियड्स गुजरे हैं इंसान की जिंदगी में, उसके लंबे लंबे नाम रखे हैं। क्या रखे हैं? खासकर जो हमारे हिसाब से एक बड़े ही अजीब गरीब नाम है। जब हमने अभी भी यहाँ जब अभी हम पढ़ रहे थे हुनुसगी या हुनुसजी, तो ये इस तरह के नाम पढ़ना मुश्किल होता है क्योंकि पता नहीं है किस ज़बान का लफ्ज़ है, किस एरिया का लफ्ज़ है, तो पढ़ने में काफ़ी दुश्वारी होती है। तो यूनानी लफ्ज़ से यूनान से दो लफ्ज़ लिए गए हैं, ग्रीक जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में। एक पहले सबसे पुराने पीरियड को हम पैलियोलिथिक कहते हैं। क्या कहते हैं? और लिथोस का आपको पता ही है, लिथोस मीन्स स्टोन, और ये जो पैलाइयो या पैलियो जो है दैट मीन्स ओल्ड, यानी ओल्ड स्टोन, ओल्ड स्टोन। अब उसके बाद जो है इट पॉइंट्स आउट कि स्टोन टूल्स जो थे यानी अपने अभी अर्ली स्टेज में थे, यानी जितने भी हमें रफ टूल्स मिलते हैं, रफ स्टोन्स मिलते हैं पुराने जमाने से, तो हम कहते हैं कि ये पहले वाला शख्स जो था जिसने पहले ये औजार इस्तेमाल किए उस जमाने से ताल्लुक रखता है। ये हो गया एक तरीका उसके डेटिंग करने का। दूसरा मैंने आपको बताया डेटिंग करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके। हालांकि कार्बन 14 डेटिंग तो हम उन चीजों की करते हैं जो कभी लिविंग थे, नॉन लिविंग के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। तो टूल्स का हम मुख्तलिफ तरीकों से हम उनका टेस्ट कर सकते हैं। और ये स्टोन टूल्स जो है इनकी इंपॉर्टेंस जो है पैलियोलिथिक पीरियड के टूल्स की कि ये तकरीबन 2 मिलियन ईयर्स टू 12,000 ईयर्स तक ये इस्तेमाल रहे। ये नहीं सबसे ज्यादा 2 मिलियन ईयर्स, 12,000 ईयर्स। इसका मतलब है लंबे अरसे तक असल में इंसानों ने आम हथियारों से ही काम चला। अगर हम ये मानेंगे कि वो जो उस जमाने के लोग जो हैं, जो उस जमाने के स्केलेटन्स अगर हमें मिलते हैं, तो हम अगर उनको अपने तरह के इंसान मानते हैं। बात समझ आई? तो इसका मतलब है कि ये बड़ा ही एक लॉन्ग ड्रॉन पीरियड था, बहुत लंबा, इट्स अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम, समझ रहे हैं? और इसको इसी वजह से 3 मुख्तलिफ पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। कितने मुख्तलिफ पार्ट्स में? एक को हम कहते हैं लोअर पैलियोलिथिक, दूसरे को कहते हैं मिडिल पैलियोलिथिक, और तीसरे को कहते हैं अपर पैलियोलिथिक। समझ रहे हैं? यानी सबसे पुराना पैलियोलिथिक में पुराने से पुराना, उसके बाद पैलियोलिथिक में दरमियानी पैलियोलिथिक पीरियड, उसके बाद अपर पैलियोलिथिक यानी जो फिर मेसोलिथिक के साथ जुड़ा हुआ है। और ये तकरीबन इट कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जिसको हम जानते हैं। 99% इंसानों ने जो जिंदगी गुजारी है वो इसी पैलियोलिथिक पीरियड में गुजारी है। तो ये जो हम आज बात कर रहे हैं ये 1% की है। और इस 1% में भी जब आप देखते हो
इसमें भी और दो पीरियड्स इन्हीं स्टोन्स के आते हैं। दैट इज फ्रॉम 12,000 ईयर्स तक। तो हमने बताया कि 12,000 ईयर्स तक क्या हुआ, पैलियोलिथिक स्टोन एज रही पैलियोलिथिक की, किसकी, फिर आई 12,000 ईयर्स से 10,000 ईयर्स तक, और इसमें 2000 साल। ये 2000 साल जो है, दिस इज कॉल्ड मेसोलिथिक या मेसोलिथिक, यानी मिडिल स्टोन एज, दरमियानी स्टोन एज का जमाना। एक है उसके हमने 3 पीरियड्स किए, दूसरा है ये मेसोलिथिक का अलग, ये 12,000 तक जो है पैलियोलिथिक ही है, और उसके बाद 12,000 से 10,000 तक, यानी 2000 साल का एक स्पेन, इसको हम मेसोलिथिक कहते हैं। और इसकी खास बात क्यों हम करते हैं, इसको हमने अलग क्यों किया, उसकी वजह यह है कि उस जमाने में इंसानों ने बड़े ही छोटे छोटे टाइनी स्टोन टूल्स का इस्तेमाल शुरू किया। पैलियोलिथिक में बिल्कुल रफ टूल्स का इस्तेमाल होता था, इस जमाने में माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल हुआ, यानी छोटे छोटे टूल्स उन्होंने बनाए, और ये काफी अच्छे ठीक ठाक टूल्स थे, पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ। और दूसरा ये काफी छोटे थे, ये काफी छोटे थे, और इसमें ये माइक्रोलिथ्स जो है ये ब्लेड्स की तरह काम करते थे, बोनस और वुड के साथ अटैच करके ये रेजर की तरह काम करते थे, समझ रहे हैं। ये इन्होंने इस तरह के टूल्स बनाए, और इसी से उन्होंने अब साज, जिसको हम कहते हैं सा, जो आरी होती है, आरी और सिकल, भ्रांति, इनको बनाना शुरू किया फसल काटने के लिए। ये माइक्रोलिथ से किया इन्होंने, किनसे, माइक्रोलिथ। और इसी वजह से इस एरिया से मिलने वाले टूल्स को हम अलग पीरियड में रखते हैं, जिसको हम मेसोलिथिक कहते हैं। क्या कहते हैं, मेसोलिथिक। क्लियर आया। और अब उसके बाद एक और पीरियड, हालांकि इससे यह मतलब नहीं है कि उन्होंने नए टूल्स बनाए तो पुराने उन्होंने छोड़ दिए, नहीं, पुराने टूल्स का इस्तेमाल होता रहा, और वैरायटी ऑफ टूल्स उन्होंने आगे चलकर काफी लंबे अरसे तक इन्होंने किया। लेकिन फिर एक और स्टेज आया, अब 10,000 ईयर्स से आगे की तरफ जो उन्होंने अब नए टूल्स बनाए या सीखे बनाने, दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। तो ये 10,000 साल से फिर शुरू हुआ, यानी आज से 10,000 कबल साल। तो उस वक्त हम नियोलिथिक, पत्थर का नया जमाना कहते हैं, समझ रहे हैं, पत्थर का नया जमाना। उसको हम उर्दू में कहते हैं पत्थर का कदीम जमाना या कदीम पत्थर का जमाना, फिर पत्थर का वस्ती दौर या वस्ती जमाना कहते हैं, और फिर पत्थर का नया जमाना या नया अहद कहते हैं। क्लियर। तो दैट इज कॉल्ड नियोलिथिक, दैट इज कॉल्ड नियोलिथिक। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नियोलिथिक का क्या मतलब है, नियो से मुराद ही है नया, नियो से मुराद ही है नया। लेकिन जब हम हिस्ट्री में इसको पढ़ते हैं, हिस्ट्री में इसका मतलब होता है कि जब भी आपके दिमाग में नियोलिथिक आए तो इसका मतलब है न्यू स्टोन एज। लेकिन कौन से स्टोन, पॉलिश्ड स्टोन अब आए। और मेसोलिथिक में माइक्रोलिथ्स आए, न्यू स्टोन एज में पॉलिश्ड स्टोन आया, और पैलियोलिथिक में ओल्ड स्टोन्स। क्लियर, रफ स्टोन्स। क्लियर हुआ। तो अब अगर आपको कभी भी इन जमानों के बीच में फर्क, तो वो किस तरीके से हम करते हैं, स्टोन टूल्स की बुनियाद पर, क्या उस जमाने के टूल्स की क्या हालत थी। तो इससे पता चलता है कि टूल्स की कितनी अहमियत है हिस्ट्री में। समझ रहे हैं मेरी बात। तो आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये टूल्स कितने अहम है, और किस तरह से उनको उस जमाने की हिस्ट्री को रीड्रा या उसको फिर से लिखने के लिए किस तरह से मदद करती है। क्लियर। और हमने इसमें जो अभी देखा, बहुत सारी जगहों का हमने नाम जो है लिया। तो अब मसला यह है कि जब हम नाम लेते हैं, मैंने अभी भी आपको बताया कि नाम से ही काम चलता है, उससे ही पहचान होती है। तो पुराने ज़माने के जितने भी नाम हैं, इसमें हमें बहुत सारे जो है हम नामों से इससे वाकफियत हासिल करते हैं। लेकिन ये वो नाम है जो हम प्रेजेंट डे में इस्तेमाल करते हैं। हमें ये पूरा एक्यूरेट पता नहीं है। ये आप याद रखना, ये आप याद रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पुराने नाम इनमें से शामिल हैं। अब तो नई जगहों के नए नाम आ गए हैं, और वो पुराने नाम ऑलमोस्ट अब इस्तेमाल ही नहीं होते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर हमें अभी भी वो नाम मिलते हैं। लेकिन असल बात यह है कि प्रेजेंट डे जब हम देखते हैं, तो प्रेजेंट डे में हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों के नाम तब्दील हो गए, बहुत सारे नई नई जगहों का हम नाम देखते हैं। और उस जमाने में वो लोग इन जगहों को क्या कहते थे,
ये हम नहीं जानते, ये हमें पता पहले से ही, बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट दे कॉल्ड देम, हमें ये पता नहीं, हम उनको नए नामों से जानते हैं। ठीक है, कुछ एक तो हैं जो हम जब हम रिटन हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमें कुछ पुराने नामों के बारे में पता चलता है, लेकिन जब हम खासकर जब हम हंटर गैदरर्स के ज़माने की बात करते हैं, खासकर जब हम स्टोन एज की बात करते हैं, तो स्टोन एज के तीनों ज़माने के नाम हमें पता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है। और इसका ताल्लुक जो है आज के नामों से है, बिल्कुल हम आज जो कोई जगह पर किसी जगह पर, और ये नाम भी काफ़ी मुश्किल होते हैं इनको, क्योंकि अगर आप कश्मीर में बैठ के इसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो तमिलनाडु से जो नाम आते हैं वो शायद तमिल ज़बान में आते हैं और हमें बोलने नहीं आते हैं, इस वजह से हम कभी मिस स्पेल भी करते हैं। इसी वजह से मैंने आपको बारहा बताया कि अगर आपको कोई किसी चीज़ की प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन पता हो तो ये ज़रूरी नहीं है दूसरे को भी उसका पता हो, क्योंकि लैंग्वेजेस का ये मतलब नहीं है, लैंग्वेज का मतलब होता है कम्युनिकेशन हो जानी चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए इसने क्या बताया। अब इस पर हंसने की ज़रूरत नहीं होती है कि किसी को कोई नाम पढ़ना नहीं आया, बोलना नहीं आया, इट्स वेरी यानी ये मुश्किल है कि मतलब सभी चीज़ों का हम प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि अपना एनवायरनमेंट का भी एक मसला होता है इसके साथ कि हम किस एनवायरनमेंट में रहते हैं और हमारा एक्सेंट किस तरह का है, क्लियर। तो ये सारी बातें, इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब हम अराउंड 12,000 ईयर्स की बात करते हैं तो क्लाइमेट में भी काफ़ी चेंजेस हो गई, तब्दीलियां आ गई, और दुनिया जो है वो बदलती शुरू हो गई, शिफ्ट हो गया वार्म कंडीशंस की तरफ। उससे पहले अगर हम देखेंगे, जब हम पुराने ज़माने की जियोलॉजिकल पीरियड्स की ज़मीन की बात करते हैं, कभी आप पढ़ेंगे उनको, तो कंडीशंस कूल थी, कूल्ड क्लाइमेट था। अब वार्म क्लाइमेट, वार्म कंडीशंस आ गई, गर्मी आ गई दुनिया में, समझ रहे हैं, थोड़ा सा वार्म होना शुरू हो गया। और इससे क्या हुआ कि दुनिया में ग्रासलैंड्स पैदा हो गई, जो आज हम देखते हैं, चाहे हम मुख्तलिफ दुनिया के जितने भी इलाकों में जाते हैं, सवाना है, पंपास है, कंपास है, वेल्ड है, ये ग्रासलैंड्स है। इसको ज्योग्राफी में आपको पढ़ना पड़ेगा, आगे वाले जब आप 7th में जब आप ज्योग्राफी को पढ़ेंगी, तो इन ग्रासलैंड्स की डेवलपमेंट उसी ज़माने में हो गई। और ग्रासलैंड्स में जो है, इसमें घास खाने वाले जानवरों की भरमार, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी जो है नशोनुमा की, समझ रहे हैं। और उसमें खासकर जो है घास खाने वाले जानवरों में डेयर है, एंटीलोप है, गोट है, शीप है, या कैटल के मुख्तलिफ जो है उनके जो मुख्तलिफ जो अकसाम है कैटल के, वो इसमें पाए जाने लगे। और चूंकि जब ये एनिमल्स बहतात में थे तो इनको खाने वाले जो वाइल्ड एनिमल्स थे वो भी नशोनुमा पाना शुरू कर दिया उन्होंने, समझ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जानवर जो है दुनिया में आए, और ये एनिमल्स जो है इनकी हंटिंग करने के लिए एक दूसरे का वो हमेशा पीछा होता रहा। ये शायद इसके बारे में हमने पहले भी बात की। और जो फूड की ये जो चेन है, ये पूरी दुनिया में एक तरह से एक जो हम आज के दुनिया की बात करते हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी उस ज़माने में, क्योंकि एक नेचुरल सेटिंग थी इसकी, नेचुरल तरीके से ये फूड चेन जो है एक दूसरे से मिली हुई थी। लिहाजा हर जानवर को पता होता था कि दूसरे जानवर का ब्रीडिंग सीजन कब होता है, उसके जाने का रास्ता कहाँ है, वो अगर माइग्रेशन करता है कहाँ करता है, ये सारा वो जानते थे। और ये अभी तक जो भी वाइल्ड जो उसमें होता है, वाइल्ड लाइफ में आज भी ये होता है, समझ रहे हैं, ये अभी तक ये जारी है। और इसमें शामिल इंसान भी था उस जमाने में, बात समझ आई। ये सिर्फ जानवरों तक ही महदूद नहीं था, बल्कि इंसान भी इसका एक हिस्सा था। आज चूंकि सेटल लाइफ है, हालांकि हमने अभी पिछले लेसन में पढ़ा कि अंडमान निकोबार में अभी भी लोग हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, और वहीं पर ही नहीं है बल्कि अफ्रीका के जंगलों में, अमेरिका के जंगलों में भी, और मैं साउथ अमेरिका की बात कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसी जगहें आज भी दुनिया में है जहां पर उसी जमाने से लोग ताल्लुक रखते हैं, वो अभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़े तो वो उसी हिसाब से है। और चूंकि इंसान जो है जब ये ग्रासलैंड्स बनी, उसको एक फायदा हुआ इससे, हमने इसकी बात क्यों की, उसको ये फायदा हुआ कि बहुत सारा ग्रास, बहुत सारे एनिमल्स का खजाना उनके पास आ गया,
और इस ग्रास में कुछ जो है वो जो बार्ली है या जो राइस है, ये खुदरव अब शुरू हो गया, ये खुद से उगना शुरू हो गया। तो इसको आसानी हो गई कि उसने हर्डिंग और रेयरिंग सीखी। उसको अब पता था कि अगर मैं जो है उन जानवरों को जो डियर का शिकार करते हैं उनको भगाऊं तो ये डियर्स मेरे लिए रहेंगी, तो फिर मैं इनका शिकार, तो उसने ये करना शुरू किया। तो इससे रेयरिंग का कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में आ गया। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता इनको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से टेम करना शुरू कर दिया, और इसमें गोट शीप वगैरह जो है उसकी टेमिंग शुरू हो गई जिसमें, और फिशिंग भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वार्म जो अब क्लाइमेट था तो ये फिश जो है ये पनपनी शुरू हो गई। इन जो वहाँ पर जो जोहड़ वगैरह होते हैं वो माने सारवनंज, उनमें काफ़ी ज़्यादा फिश पाई जाने लगी, समझ रहे हैं। तो ये भी एक अहम जरिया उसके लिए बना, और इसी से इंसान को एक नया मोड़ उसकी जिंदगी में आ गया कि उसने फार्मिंग और हर्डिंग स्टार्ट की। उसने फार्मिंग और हर्डिंग स्टार्ट की, और सबसे पहले जिन ग्रेन्स को उसने अब शुरू किया उगाना, उनमें वीट, बार्ली और राइस था। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, कहाँ पर क्या, इंडिया के हवाले से हमने बात की। और ये बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी जगहों पर ये खुदरो भी था, और उन्होंने इसको उगाना भी खुद से शुरू कर दिया। और अक्सर बेशतर जो बच्चे, बूढ़े, छोटे, औरतें, सब लोग जो है वो ग्रेन्स को जो है अच्छी तरह से वो जानते थे कि ये किस तरह से उगते हैं, क्योंकि इनके सामने ये हो रहा होता था। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि कब ये उगते हैं, फिर कितना टाइम लगाते हैं राइप होने में। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने नेचुरली सीखी, क्योंकि दिमाग में आता है ना वो किस तरह से करते हैं। तो फिर उन्होंने इनको जब उन्होंने प्लांट्स को ग्रो करना सीख लिया, और फिर खुद से जब उन्होंने बनाना की, तो अब वो एक तरह से फार्मर्स बन गए, एक तरह से फार्मर्स। क्योंकि जब फार्मर्स वो बन गए तो अब मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया कि जब वो अपना वो हार्वेस्ट करते थे, तो हार्वेस्टिंग सीजन के बाद हम ग्रेन्स को डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, बल्कि उसमें हसक निकलता है, उसमें वो जो है बहुत सारी चीजें, उसे घास होती है, ये लेफ्ट ओवर जितनी भी चीजें होती थी तो वो छोड़ देते थे, और जो नजदीक में एनिमल्स होते थे दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। और फिर उन्होंने देखा कि यार ये जो है इनको क्यों ना हम अपने पास ही रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट जानवर जिसका सबसे पहले इंसान ने डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, दैट वाज डॉग, दैट वाज डॉग। अभी आप दिमाग में आपको ये आएगा कि डॉग को तो हम खाते नहीं है तो उन्होंने डॉग को, क्योंकि डॉग जो है ये इसके बारे में एक अहम बात यह है कि ये सबसे पहले क्यों हुआ, क्योंकि ये इसका एक सोशल बिहेवियर है, इसकी खास कुछ चीजें हैं, आगे चलकर मैं बताऊंगा। फिलहाल हम ये देखेंगे लेटर एनिमल्स में। फिर उन्होंने जो है जो रिलेटिवली जेंटल ज्यादातर होते थे, शरीफ जिनको हम कहते हैं शरीफ जानवरों का इंतखाब उन्होंने किया डोमेस्टिकेशन के लिए। उसमें शीप आता है, उसमें गोट आता है, उसमें कैटल आती है, और पिग भी आते हैं, समझ रहे हैं। और क्योंकि ये जानवर अगर आप इनको देखोगे, दे लिव इन हर्ड्स, ये इनमें रहते हैं, झुंड में रहते हैं, वेरी गुड, ये झुंड में रहते हैं। तो जब झुंड में रहने वाले, और दूसरी बात ये ग्रास का इस्तेमाल करते हैं, तो ग्रास लैंड्स का हमने ग्रास लैंड्स की बात की, तो ग्रास का इस्तेमाल करते हैं। और आमतौर पर लोग इनकी हिफाजत, अगर ये वाइल्ड भी होते थे किसी जगह पर, लोग इनकी हिफाजत करते थे ताकि अपने लिए बचा के रखें। तो हर दिन तो हम सारा रेवड़ तो मारेंगे नहीं, बल्कि हमें चाहिए रेगुलर फूड सप्लाई। तो रेगुलर फूड सप्लाई के लिए इसका मतलब है हमें जो कुदरती जानवर आसपास में उनको भी हमें महफूज रखना है। तो इन्होंने इनकी प्रोटेक्शन शुरू की, और उन्होंने उन एनिमल्स पर अटैक करना शुरू कर दिया जो इनको खाते थे। और इंसानों को पसंद नापसंद पहले से ही था कि बहुत सारे जानवरों का खाना वो पसंद करते थे, कुछ का नहीं करते थे, तो ये भी एक मसला था। तो इस तरह से जो है हमने कहा कि ये हर्डर्स बने, और उनको ये आसान हुआ कि उन्होंने ये सारी बातें जो है बिल्कुल एनवायरनमेंट से ही सीखी कि हमें क्या करना है, समझ रहे हैं। अब चूंकि डॉग की बात मैंने छोड़ दी थी कि डॉग जो है, वहां पर आपके बुक में क्वेश्चन आया है, ये वहां पर शायद लिखा हुआ है, कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हाई द डॉग वाज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। ये शायद उसमें इस तरह का शायद क्वेश्चन है, उसमें है कहीं पर ये। तो
उसकी बुनियादी वजह जो है मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 जो पहली वजह इसकी ये है कि इसका साइज कंपैटिबल है, यानी ये ज़्यादा ना तो बड़ा होता है, इसको रखने के लिए ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। तो एक तो ये है। दूसरा, ये काफ़ी इंटेलिजेंट होता है। डॉग काफ़ी इंटेलिजेंट होता है, बाकी जानवरों से काफ़ी इंटेलिजेंट है। और तीसरा ये कि ये बिल्कुल उसी एरिया में, उसी हैबिटेट में रहता है, उसी माहौल में पनपता है, फलता फूलता है जिसमें इंसान। और चौथा ये कि ये हंटिंग में इंसान की मदद करता है। किसमें? हंटिंग में बहुत जबरदस्त बेनिफिशियल है। और ये इसकी सूंघने की वो जो ताकत होती है बहुत ज्यादा होती है। तो ये सूंघता था शिकार कहां पर है, तो इंसानों को वहां लेके जाता था। और तीसरा, ये प्रोटेक्शन भी करता था, रात भर ये गार्डिंग करता था। समझ रहे हैं? तो कभी अगर नजदीक में कोई जंगली जानवर आता तो ये फटाफट इंसानों को जो है बेदार करवाता था, क्योंकि ये बाक्स ऑफ एन ऑन, हम ये जानते हैं। और इसके एरिया में अगर कोई भी आए, शेर भी आ जाए, तो ये चिल्लाना बंद नहीं करता है। तो इसकी ये बहुत बड़ी खासियत है। और एक और वजह ये भी है कि ये सोशल एनिमल्स है, ये पसंद करते हैं, ये भी झुंड में रहना पसंद करते हैं, जिस तरह इंसान झुंडों में बैठते हैं। खानदान इनके होते हैं, जो वाइल्ड डॉग्स आज भी होते हैं, पैक में बैठते हैं, उसको पैक कहते हैं, जो उनका झुंड होता है। और नॉट ओनली दैट, ये लीडर्स भी मानते हैं और फॉलोअर्स भी इनमें होते हैं, कि लीडर का मानते हैं। और ये इंसान के लिए बड़ा ही अहम था कि उसको ओबे करने वाला जानवर हो। तो इसकी एक खासियत है, ये ओबे करता है। कौन? डॉग्स ओबे करते हैं। समझ रहे हैं? तो अब ये जो डोमेस्टिकेशन है, इसको हम कहेंगे कि डोमेस्टिकेशन, यानी जो एनिमल्स को हम रेयर करना शुरू करें, इसको डोमेस्टिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेस्टिकेशन। तो डोमेस्टिकेशन, इसका अगर आपको अब सवाल पूछा जाएगा व्हाट इज डोमेस्टिकेशन, तो इट इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। इसको डोमेस्टिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यानी जब हम प्लांट्स को खुद ग्रो करना सीख गए और हमने जो एनिमल्स को है उनको पालना स्टार्ट किया, तो वो हमारे लिए क्या बन गया? एक खास चीज बन गई जिसको हम डोमेस्टिकेशन कह रहे हैं। और वेरी ऑफन जो प्लांट्स और एनिमल्स जो है, ये दे वर टेंडेड बाय पीपल। हमने पहले भी कहा कि ये इनको पहले भी बचाते थे, लेकिन फिर खुद से इन्होंने देखा कि उन्होंने बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स और प्लांट्स को खुद से अब उनकी डोमेस्टिकेशन शुरू कर दी। और इसमें ये काफ़ी सिलेक्टिव थे, और उन्होंने वो चीज़ें सिलेक्ट की जो ज़्यादातर जो माहौल के एतबार से प्रॉपर थे और जिनको डिजीज़ कम लगती थी। इसका वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब इसका ख्याल उन्होंने रखा। और उन्होंने हमेशा ये तजुर्बा किया कि कौन सी वैरायटी ज़्यादा पैदावार देती है, यानी हाई यील्डिंग, और जो लार्ज साइज के ग्रेन किस में होते हैं, कम साइज का। आज भी हम ये देखते हैं और इंसान इस पर और मजीद तहकीकें करता जा रहा है। और उन्होंने ये भी देखा कि कौन से दरख्त हम लगाएं जिनके फल जो है फिर वो अपने फलों के जो उनका वजन होता है उसकी वजह से वो टूट न जाए, तो इनका इंतखाब करना शुरू कर दिया। यानी इसमें भी एक साइंस डेवलप हो गई। समझ रहे हैं? तो ये साथ साथ ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि साथ साथ ये सारे कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने, लेकिन जब उन्होंने ये सीड सिलेक्शन की, अब उनको प्रिजर्व करना था, अगले साल के लिए रखना था। जब अगले साल, तो चूंकि सीजन जो है साल भर बदलता है, और फिर कटाई का मौसम एक ज़माने में होता है, और जो है बुनाई जो हम कहते हैं बोने का मौसम एक और ज़माने में होता है। तो अब उनको गुड क्वालिटी भी इंश्योर करनी होती थी और इसको प्रिजर्व भी करना होता था। तो अब आपको क्या लगता है कि उनको और क्या करना चाहिए था? स्टोरेज। समझ रहे हैं? अब आप देख रहे हैं कि एक एक करके हम देख रहे हैं कि इंसान कदम ब कदम आगे बढ़ रहा है। जब वो एक चीज करता है तो दूसरी चीज उसको जरूरत पड़ती है, जब दूसरी चीज करता है तो वो तीसरी चीज की जरूरत पड़ती है। अब इसने ब्रीडिंग, रिलेटिवली जेंटल ब्रीड्स तो ले लिए, अब उन ब्रीड्स को भी अपने पास रखने की जरूरत है, उनको गाइड करने की जरूरत, उनके लिए जगह बनाने की जरूरत है। समझ रहे हैं? तो इस वजह से उन्होंने ग्रेजुअली, जब डोमेस्टिकेशन शुरू हो गई, चाहे प्लांट्स की थी या एनिमल्स की थी, तो उन्होंने मुख्तलिफ जानवरों को अलग अलग जगहों पर
मुख्तलिफ जगहों को अलग अलग जगहों पर देखा और फिर देखा कि कौन सा एनिमल किस एनवायरनमेंट के लिए प्रॉपर है, तो और कौन सा एनिमल मजबूर नहीं होता है किसी खास सीजन में दूसरी जगह भागने के लिए, तो उन्हीं जानवरों का इंतखाब किया जो हमेशा एक ही जगह पर रहने का वो आदी होता था। और कुछ कुछ तो ऐसे हैं कि आज भी हम देखते हैं कि जो खाना बदोश लोग हैं वो अपनी भेड़ बकरियों को एक सीजन में एक जगह पर रखते हैं और दूसरे सीजन में दूसरी जगह। तो ये भी बहुत सारे जो हर्डर्स होते हैं उनमें ये चीजें भी होती हैं। लेकिन प्लांट्स के लिए तो बहुत जरूरी है हम एक ही जगह बैठे, और उन्होंने उन जानवरों का इंतखाब किया जो कदरे शरीफ थे ताकि वो उनको नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि उनके बच्चों के साथ उनको रहना था, उनके बच्चे भी उसमें मदद करते थे, तो कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा जानवर ही उन पर हमला कर दें। ये सारी बातें जो है उन्होंने यूजुअली डोमेस्टिकेट किया, जो ऐसे वाइल्ड एनिमल से परहेज किया जो लार्ज थे, जो बड़े थे, जो उनको नुकसान पहुंचाते थे, इनको अवॉइड किया। जो जेंटल थे, शरीफ थे, आराम से जिनको हम कहते हैं सोशेबल थे, उनका इंतखाब किया। समझ रहे हैं? और आप यहां पर देख सकते हैं कि आमतौर पर जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके टीथ काफी स्ट्रांग होते हैं, बड़े भी होते हैं, और बहुत ही उनका जो सींग वगैरह होते हैं वो भी काफी खूंखार भी होते हैं। लेकिन जब हम डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का देखते हैं तो उनके सीधे साधे होते हैं, ये सारी चीजें। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब इसका इंतखाब जो है हमारे पूर्वजों ने आहिस्ता आहिस्ता किया है कि किसी खास इलाके से खास गाय को लाया। ऐसी गाय ना हो कि उसके सींग इतने लंबे हो कि जब वो काफी ज्यादा उल्टी सीधी भी हरकतें करती हो। तो ये सारी चीजें जो है उन्होंने देखा। और इसमें आप देख रहे हैं कि पिग के दांत वहां दिखाए गए हैं, एक हैं छोटे, एक हैं बड़े। पिग के दांत आपको नजर आ रहे हैं। आप आगे चलो, इसमें आपको ये दिखाई देंगे, है ना? ये दो ये जोड़े हैं, तो एक छोटा है एक बड़ा है। आप दूर से ही पहचान सकती हो कि वाइल्ड पिग के कौन हो सकते हैं और ये डोमेस्टिकेटेड पिग जो है वो कौन से होंगे। बिल्कुल, मतलब बड़े जो हैं, सिंपल सी बात है, वो वाइल्ड के होंगे, है ना? तो इस तरह का इंतखाब भी उन्होंने किया कि दांत, सींग वगैरह ये सारा, और किसका बिहेवियर किस तरह है, ये सारी बातें उन्होंने की। और ग्रेजुअली जो है जब ये प्रोसेस हो गई, ये प्रोसेस तकरीबन 12,000 साल पहले ही हो गई, यानी ये मेसोलिथिक पीरियड में हो गया। कब हो गया मेसोलिथिक? ये भी जानना जरूरी है ना कि कब हुआ ये। मेसोलिथिक पीरियड में ही ये तकरीबन जो है प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स को उससे पहले वो जमा करते थे, लेकिन अब उन्होंने खुद से प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और एज अ रिजल्ट डोमेस्टिकेशन शुरू हो गई। और दोनों चीजों की प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी डोमेस्टिकेशन। और प्लांट्स में जो सबसे पहले डोमेस्टिकेट हो गए, इसको भी हम डोमेस्टिकेशन कह सकते हैं, जिसको हम फार्मिंग कहेंगे, दैट इज व्हीट एंड बार्ली, और राइस तो बाद में आ गया। क्लियर? और जो अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में जब हम देखते हैं जो जिनका वो इस्तेमाल करते हैं, डॉग की तो हमने बात की, वो तो सबसे पहले आ गया, लेकिन वो शीप और गोट थे, शीप और बाद में कैटल के और भी बाकी वो जो है। तो अब इससे जो है नया तर्ज जिंदगी उनकी उसमें आ गया कि अब वो कई महीने एक ही जगह पर रहते थे, क्योंकि पेड़ों को उगने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए, और उनको उनकी देखभाल करनी है। इट मीन्स टू स्टे एट वन प्लेस। समझ रहे हैं? तो रफ्ता ये भी इससे हो गया, क्योंकि प्लांट्स को वाटरिंग की, वीडिंग की, या एनिमल्स को खा जाएंगे, आप बो के रखेंगे तो कहीं और भाग नहीं सकते हैं आप, क्योंकि आप उसकी रखवाली करनी है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से धीरे धीरे जो है कि इंसान को आदत हो गई अब एक जगह बैठने की। कि हमने स्टार्ट कहां किया था? क्या पुराने जमाने के इंसान एक जगह बैठते थे या वो घूमते रहते थे? समझ रहे हैं? तो उस वक्त तो उस लड़के का तो दिमाग में था कि शायद वो एक ही जगह पर रहते थे, क्योंकि ट्रेनें नहीं थी, बसें नहीं थी। और हमने फिर देखा कि पुराने जमाने का इंसान तो एक जगह बैठ ही नहीं सकता था, उसकी मजबूरी थी। लेकिन अब हम वहां पहुंच गए कि अब वो मजबूर हो गए एक जगह बैठने के लिए। क्यों? डोमेस्टिकेशन की वजह से। और डोमेस्टिकेशन के साथ साथ स्टोरेज भी अब शुरू हो गई, उसको अब चीज़ों को स्टोर करना था। तो वेज ऑफ स्टोरिंग के लिए उसने लार्ज क्लेपार्ड्स बनाए, बास्केट्स बनाए, यहाँ तक कि पिट्स भी बनाए। समझ रहे हैं? और उन पिट्स में वो रखते थे ये सारी की सारी चीज़ें। और अगर यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो हालांकि लेसन काफ़ी हो गया, हो सकता है कि अब आप थोड़ी बहुत, लेकिन हम इसको ख़त्म करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्या हंटर गैदरर्स भी
उनको भी चाहिए था स्टोरेज। किस लिए बताइए, किस लिए? गिव रीजन। जो लेफ्ट ओवर जो उनको जरूरी नहीं है वो एक ही दिन में वो खत्म करे, तो हल्का फुल्का उनको भी स्टोरेज की जरूरत पड़ती थी, समझ रहे हैं? तो अब चूंकि जब हम कहते हैं स्टोरिंग एनिमल्स, ये कोई आसान बात नहीं है। स्टोरिंग प्लांट्स या स्टोरिंग प्लांट प्रोडक्ट्स ये आसान है, लेकिन स्टोरिंग एनिमल्स घर चाहिए इनको। तो आज भी हम देखते हैं कि अगर एक गाय होती है तो उसके लिए बहुत बड़ा घर बनाना पड़ता है, काउशेड बनाना पड़ता है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखेंगे कि घर में अगर पूरे साल के लिए भी 2-3 बिन्स का ही इस्तेमाल होता है अगर राइस रखने के लिए, तो इसके लिए कम जगह चाहिए। लेकिन प्लांट्स जो प्लांट प्रोडक्ट्स है उनके लिए कम जगह चाहिए। और लेकिन एनिमल्स, और वो मल्टीप्लाई भी बहुत नेचुरली करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं, और वो एक ही प्रोडक्ट नहीं देते हैं। सिर्फ हम मीट का ही तस्वुर नहीं करेंगे, एनिमल प्रोडक्ट्स में मिल्क भी होता था उस जमाने में मीट के साथ साथ। और कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते थे? सिकिन का भी इस्तेमाल होता था, समझ रहे हैं? उनके सिकिन का भी इस्तेमाल होता था, उनके वूल का भी इस्तेमाल होता था, बहुत सारे और भी चीज़ें हैं। यानी इन सारी चीज़ों को वो हासिल कर सकते थे, किससे? जानवरों से। और अब अगर हम देखेंगे कि अपार्ट फ्रॉम फूड, जो हम बात करते हैं कि वूल का भी, मिल्क का भी, या बाकी चीज़ों का भी, इनके लिए भी तो चाहिए ना, मतलब इनको किस तरीके से इस्तेमाल करें, वो हुनर भी आदमी आहिस्ता आहिस्ता सीख गया। और चूंकि अब दूध जो है, मिसाल के तौर पर पुराने ज़माने में बड़े हर्ड्स होते थे, और एक बड़े हर्ड में काफ़ी कैटल ऐसा होता था जो दूध देने वाला होता था, तो उस दूध को रखने, अब उसको एक ही तरीके से नहीं खाया जा सकता था, तब तो उन्होंने और भी नए नए तरीके दरियाफ्त किए। आप समझ रहे हैं कि किस तरह से ये डेवलप हो रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है, ये आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं, हम नए नए खाने बना रहे हैं, पकवान बना रहे हैं, लेकिन हमें यह अंदाजा करना चाहिए कि पुराने पकवान किस तरह से वजूद में आ गए। बात समझ रहे हैं? तो ये सारा जो है इंसान की इसी सिलसिले की कड़ियां हैं। वो एक चीज करता गया और दूसरा चीज उससे बरामद हो गया, वो उसका सोल्यूशन निकालता है तो तीसरी चीज उसके सामने आ जाती है, वो तीसरी चीज का सोल्यूशन निकालता है तो एक और चीज उसके सामने आ जाती। क्लियर? तो अब अगर हम देखेंगे कि सबसे पहले, अभी हमने हंटर्स गैदरर्स से स्टार्ट किया, तो सबसे पहले फार्मर्स और हर्डर्स ये हमें कहां मिलते हैं? अब आप मैप को फिर से देखेंगे, ये हमें मिलते हैं जहां पर आपको ब्लू स्क्वायर्स मिल रहे हैं। मैं यहां दिखाऊंगा जितने भी ब्लू स्क्वायर्स इसमें हैं। और ये ब्लू स्क्वायर्स आप देख रहे हैं, बुरजहामा कश्मीर में एक जगह पाई जाती है, मेहरगरा उधर पाकिस्तान के बॉर्डर पर पाया जाता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर, ठीक चिरांद में है, कोलदीवा में है, मेहरगर में है, आप देख रहे हैं, और बहुत सारी और जगहों पर है। तो इसका मतलब है, हमने जब अभी बात की थी पैलेलिथिक साइट्स की, तो 2-3 साइट्स की का ही हमने नाम लिया, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये वो साइट्स है जो हमें क्या दिखा रहे हैं, जहां पर फार्मर्स और हर्डर्स रहते थे। और ये साइट्स आर्कियोलॉजिस्ट्स ने देखी, और ये अर्ली फार्मर्स की साइट्स हैं। और यहां सब कॉन्टिनेंट में या इंडिया पाकिस्तान में, इस पूरे इलाके में, पूरे विशाल भारत की हम बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी जगहों पर ये पाई जाती है। और यहां पर काफी कम तब भी ये दी हुई है, जिस तरह से हमने पहले भी बात की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जगह जो यहां पर हमने अभी पढ़ी, दैट इज इन कश्मीर, प्रेजेंट डे कश्मीर, और इसके अलावा ईस्ट एंड साउथ इंडिया। ईस्ट एंड साउथ इंडिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह हैं, और यहां पर सेटलमेंट्स हमें मिलते हैं फार्मर्स के भी और हर्डर्स के भी। और ये हमें किससे पता चलते हैं? एविडेंसेस से, जो हमें आर्कियोलॉजिस्ट्स देते हैं। ये आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। और यहां पर हमें बहुत ही एक्साइटिंग फाइंडिंग्स मिली, और इन एक्साइटिंग फाइंडिंग्स में यह भी था कि वहां हमें अधजेली ग्रेन्स मिले, यानी वो जो इस्तेमाल करते हैं, जिन ग्रेन्स का वो इस्तेमाल करते थे, वो चार्ड फार्म में, जिसको हम आधा जला हुआ, उसमें हमने इनको देखा। और शायद एक्सीडेंटली जल गया हो या ऑन पर्पस उन्होंने जलाया, ये हम जानते नहीं है, लेकिन हमें ये मिला। कभी कभार तो हम देखते हैं कि किसी जगह पर किसी ने, या दान गोई शिवाना, तो उसने रखा है, तो हो सकता है उसमें आग लग गई, फिर वो जो रोस्ट होके वो नीचे बिखर गया, और फिर वो हमेशा के लिए वहीं रह गया। तो इस तरह से हमें ये चीज़ें मिल जाती हैं, और ये इससे पता चलता है कि कौन कौन से क्रॉप्स इसमें
इस्तेमाल होते थे। और इसके अलावा एनिमल बोन्स का तो हम उससे पता चलता है कि कौन कौन से एनिमल्स का इस्तेमाल होता था। तो ये सेटल्ड लाइफ का असल में शुरू था। ये सेटल्ड लाइफ का असल में शुरू था कि जब इंसान ने डोमेस्टिकेशन की, और अब सेटल्ड लाइफ के लिए घर चाहिए। और सबसे पुराने घर जो है हट्स की सूरत में या हाउसेस की सूरत में हमें इन साइट्स में मिलता है। और बुर्जहामा जो है वहां पर हमें पिट हाउसेस मिलते हैं। कश्मीर में पिट हाउसेस यानी गड़ा, जमीन में गड़ा खोदा और उसी को घर बनाया। और इन गढ़ों में रास्ता जाने के लिए, नीचे जाने के लिए था, और इन पर छतें होती थी। जो मैंने आपको बताया था, ये बुर्जहामा के लोग इंट्रोडक्टरी में मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्टरी लेसन में, कि यहां पर वो उसी बुर्जुकुल के उस बर्च बाग से वो छतें भी बनाते थे इनकी, ताकि वो सरमा में यहाँ जो बर्फबारी होती थी उससे बचने के लिए। और इसमें सीढ़ियाँ डाली जाती थी और सीढ़ियों के ज़रिए से इनमें अंदर जाया जा सकता था। और इनका इनसाइड भी और आउटसाइड भी इसमें हर्थ्स होते थे, यथ दान वनन कशिर पैटर्न, वो जो फायर पॉट्स होते थे, ये फायर प्लेसेस होती थी जहाँ पर वो खाना पकाते थे। तो उससे भी पता चलता है कि वो खाना पका के खाते थे। समझ रहे हैं? तो ये सारी बातें जो है, ये एविडेंस जो है आर्कियोलॉजिस्ट को सजेस्ट करती है कि यहां पर क्या हो रहा था और ये जगह कितनी है हमारे लिए अहम, ये अब आपको धीरे धीरे अंदाजा होता है। तो अगर हम कहीं पर एक छोटा सा हल्के से ग्रेन की एक मुट्ठी भी पुराने जमाने की मिल जाए, वो भी खजाने से कम नहीं होती है। और चूंकि लोग डिपेंड करते हैं वेदर पर, तो वेदर के हिसाब से ही वो अपने घर बनाते थे। तो कहीं पर तो वो लकड़ी का बनाते थे, तो कहीं पर वो पिच डिवेल्स बनाते थे जैसे बुर्जहामा। और इंडोर आउटडोर के जो हर्थ से भी ये पता चलता है कि शायद वो गर्मियों में बाहर पकाते थे और सर्दियों में अंदर पकाने की उनको मजबूरी हो जाती थी। ये सारी बातें जो मैं आपसे कर रहा हूं, ये सारी बातें इससे निकल आती है। बात समझ आई? और जो इन जगहों पर जो हमें स्टोन टूल्स जो है वहां से हम मिली, ये पैलेलिथिक से डिफरेंट है। ये पैलेलिथिक से, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। ये पॉलिशड है, ये पॉलिशड है, और इनके फाइन कटिंग एज है, ये पॉलिश किए हुए हैं। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें मिला, दैट इज मोटार्ड्स एंड पेसल्स, जिनसे हम चीजों को वो पीसते हैं। समझ रहे हैं? पेसल्स एंड मोटार्ड्स, ये ज्यादा है, यानी ग्रेटिंग या था इसका पक्ष में माना। तो इस तरह की चीजें जो है ये आज भी इंसान इस्तेमाल करता है। हजारों साल से अभी तक इंसान इनका इस्तेमाल कर रहा है। समझ रहे हैं? तो ये इट इज इवन यूज्ड टुडे नाउअडेज। और हमारे पास भी है, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन हमारे पास है है ना? तो ये चीजें जो है हमें पैलेलिथिक से इसको डिफरेंट, इस पीरियड को डिफरेंट बनाते हैं। और कुछ टूल्स यहाँ पर ऐसे भी मिले जो बोन से बने हुए हैं, और कुछ टूल्स ऐसे हैं जो मिट्टी से बने हुए हैं, यानी जिसमें अर्दन पॉट्स है। समझ रहे हैं? और इससे एक और बात क्या दिमाग में आ गई कि अब इंसान इंजीनियर बन गया, अब वो पहली मर्तबा कुम्हार बन गया और उसने बर्तन बनाने शुरू कर दिए। तो ये सारी चीजें जो है, और इतना ही नहीं बल्कि डेकोरेटेड हमें यहां पर ऐसी चीजें मिली जो पुराने जमाने में वो पॉट्स बनाते थे, और एक खास किस्म की उनके ऊपर पेंट की जाती थी इन पॉट्स के ऊपर। ये कुकिंग के लिए भी फूड जो है कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता था, फूड को कुक करने के लिए। हाँ, तो अब मुख्तलिफ तरीकों के बर्तन इन्होंने बनाए थे और उन पर डिज़ाइंस बनाए थे, ये भी हमें मिलता है। और इसके अलावा उन्होंने जो अपने उनके हर्ड्स होते थे उससे वूल बरामद होती थी, उसका क्लॉथ बनाना। और क्लॉथ का ही नहीं, मतलब इससे वूल का ही नहीं बल्कि कॉटन उगाना भी इंसान ने शुरू कर दिया था। क्या उगाना शुरू कर दिया? कॉटन उगाना भी इंसान ने शुरू कर दिया था। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि बहुत सारी चीजें जो है आहिस्ता आहिस्ता हो रही थी। लेकिन इतनी तब्दीलियों की मैंने आपसे बात की और काफी अरसा आपको सुनते हुए हो गया, और अभी तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, बोल रहा हूं। तो क्या ये सारी बातें हर जगह एक जैसी हो रही थी? वेरी गुड। हमेशा इसी वजह से हमने कहा कि हिस्ट्री में लिखा हुआ है पास्ट, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर ये सारी चीजें अभी हुई ही नहीं है। तो मसाई मारा के जंगलों में आज भी हमें लोग मिलते हैं जो पैलेलिथिक पीरियड के जमाने के लोग हैं। समझ रहे हैं?
तो इस वजह से इट्स नॉट क्वाइट ऑफन कि हम देखते हैं कि हर जगह एक तरह की चेंज थी, और ये चेंजेस जो है सम पीपल स्टिल हंट, वो अभी हंटिंग कर रहे हैं, दे गैदर देयर फूड, या कुछ लोग अभी अभी सीख रहे हैं फार्मिंग। ये आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में उस वक्त भी हो रहा था, अभी भी हो रहा। और यहाँ पर यह बात भी याद रखना कि क्या लोग सिर्फ जमींदारी करते थे या फिर लोग हर्डिंग करते थे, नहीं, या फिर गैदरिंग। कुछ जगहों पर तो लोग ये सारे काम एक साथ करते थे, वो फार्मिंग भी करते थे, हर्डिंग भी करते थे, हंटिंग गैदरिंग भी करते थे। ये भी दिमाग में रखना, यानी कोई इसमें कोई स्टेडफास्ट ये नहीं है कि आप ये कहेंगे कि यहां तक के लोग ये कर रहे थे और यहां से आगे उन्होंने ये करना शुरू किया। नो, दैट इज नॉट द केस। क्योंकि जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये हिस्ट्री जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती है, ये आहिस्ता आहिस्ता होता है, समझ रहे हैं। और मुख्तलिफ जगहों पर लोगों ने मुख्तलिफ तरीकों से सीखा। तो अगर हम यहां पर इसमें देखेंगे तो एक जगह यहां पर कोलदिवा, यहाँ बीच में जो जगह आपको नजर आएगी ये है मेहरगरा। ये मेहरगरा जो है, ये आप देखेंगे मेहरगरा यहाँ पर, ये मेहरगरा है। तो ये बोलान के पहाड़ियों के बिल्कुल करीब है। इट्स अ वेरी फर्टाइल प्लेन यहाँ पर है, और यहाँ से ईरान की तरफ रास्ता जाता है। और ये मेहरगर जो था, तो ये वो जगह है जहाँ पर सबसे पहले इंसान ने बार्ली और व्हीट को उगाना शुरू कर दिया। फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया, इसी एरिया में हुआ था। और ये अर्लीस्ट विलेजेस यहाँ पर पाए जाते हैं, सबसे पुराने ज़माने के विलेज। और यहाँ पर जो एनिमल बोन्स हमें मिलती है, उनमें डियर और पिग के बहुत सारे, शीप और गोट भी मिलते हैं। डियर और पिग के अलावा, डियर और पिग के काफ़ी मिलते हैं, और उसके अलावा शीप और गोट की भी मिलते हैं। और यहाँ मेहरगढ़ में जो हमें घर मिलते हैं वो स्क्वायर शेप और रेक्टेंगुलर है, समझिए, स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल। और आमतौर पर 4 चेंबर हाउसेस हमें मिलते हैं, 4 उनमें वो बनाए जाते थे, 4 कंपार्टमेंट्स। और इन कंपार्टमेंट्स मैंने इस कमरे से बना 4 कमरे के होते थे। और कुछ कमरे जो है वो स्टोरेज के लिए भी इस्तेमाल करते, जो हम अभी कह रहे थे। और शायद एनिमल्स को भी वो स्टोर वहाँ पर करते थे, या फिर अपनी चीज़ों को, जो वो फूड होता था उसको स्टोर करते थे। और कुछ लोगों को हम देख रहे हैं कि जब वो मर जाते थे तो उनकी रेस्पेक्ट में वो उनको बरी करते थे। और यहाँ तक कि कुछ लोगों का नज़रिया यहाँ पर ये भी था कि लाइफ आफ्टर डेथ, जिस तरह आज कल के मज़ाहिब में मिलता है, तो बिरियल से हमें ये पता चलता है, जो लोग वो दफनाने की साइट से हमें पता चलता है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ दफन किया गया है शीप के साथ। यानी उनको लगता था कि ये शायद उसको अब अगली दुनिया में अब खाने के लिए ये उसको, तो शीप के साथ उनको दफन किया गया था, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, पीपल वायर बरीड विथ गोट्स और शीप। तो ये भी, और वो मकबरे भी हमारे लिए आज इम्पॉर्टेंट है, जो उन्होंने वो बनाए, विजुअल्स बनाए, वो भी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम ये अभी तक हम बात कर रहे हैं इंडिया की। अभी हम लास्ट में एक और बात करेंगे कि अगर हम दुनिया के किसी और कोने की बात करेंगे तो क्या वहां भी ऐसा था? डेफिनेटली। अगर हम फ्रांस की देखेंगे, केव पेंटिंग्स, यानी पुराने ज़माने में ये सारी चीज़ें अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मिलती रहती हैं। हर दौर के साथ चीज़ें जो है मुंसलिक होती जाती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे फ्रांस में केव पेंटिंग्स है, तो ये जो है, ये दे वर डिस्कवर्ड बाय 4 स्कूल चिल्ड्रन 100 years ago। 100 साल पहले बच्चे वहाँ घूमने गए थे, तो उन्होंने इसको देखा। और जो यहाँ पेंटिंग्स बनाई गई थी, ये 20 से 10,000 साल पुरानी है। कितनी? तो इसका अब आपको पता चलेगा कि मेसोलिथिक से पहले जो पैलेलिथिक लोग थे वो भी पेंटिंग्स बनाते थे। समझ रहे हैं? तो ये बड़ा ही, और इसमें किन किन एनिमल्स की वो तस्वीरें बनी हुई हैं। वाइल्ड हॉर्सेस की, एक खास किस्म का एक कैटल होता था जिसको वो ऑट्स कहते थे या ऑक्स कहते थे, बिसन के होते थे। वूली रिनोसरॉस के बने हुए पेंटिंग्स है, रेनडियर के है, बियर के है, और बड़े ब्राइट कलर से बनी हुई है। इसका मतलब है वो कलर बनाना भी जानते थे। समझ आई बात? तो ये सारी बातें सीखता है आदमी जब ये पढ़ता है। अब इसका एक ही मतलब नहीं होता है,
एक तो ये है कि वो एक्यूरेट वो पेंटिंग्स किस तरह बना, इसका मतलब है उनको वो आर्ट भी आता था और वो आर्ट एक दूसरे को सिखाते भी थे, तभी तो वो ट्रांसफर होगा, तभी वो आगे चलकर भी पेंटिंग्स बनेगी। किसी पेंटिंग का तो डेट मिलता है 20,000 साल पहले और किसी का तो 10,000 साल पहले। इसका मतलब है बीच में जो 10,000 साल का गैप आ रहा है तो किसी ने कैरी किया ये इस तरह का फन, ये साइकिल जो है ये कैरी हो गया। बात समझ रहे हैं मेरी बात? यानी एक जनरेशन से दूसरी जगह को ट्रांसफर हो गए। जब ये एक जगह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर हो गए, इसका मतलब है वो सीखते भी थे, सिखाते भी थे, वहां टीचर्स भी हुआ करते थे इस तरह के। तो ये सारी बातें दिमाग में आ जाती है जब इंसान अच्छी तरह से इसको और वो रंग बनाते कैसे थे, ये आर्च ट्री या आयरन ओर से बनाते थे या चारकोल से बनाते थे। तो इसका मतलब है वो केमिकल कंपोजिशंस भी जानते थे कि अगर इस चीज को इस चीज के साथ मिलाए तो इस तरह का रंग बनेगा, इस चीज को इस, यानी वो बेसिक केमिस्ट्री भी जानते थे। और ये हमें आज पता ही नहीं चलता अगर वो पेंटिंग्स नहीं बनाई होती उन्होंने। तो हमें ये सारी बातें जो है एक एक करके जब हम इनको जोड़ते हैं तो ह्यूमन हिस्ट्री ऑटोमेटिकली डेवलप होती है। हमें खुद ब खुद पता चलता है कि किस दौर में किस चीज में इंसान ने अपने नई तब्दीलियां की, नई इन्वेंशंस की, ये आहिस्ता आहिस्ता उसको पता चलता है। और इन पेंटिंग्स के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो ये पेंटिंग्स किसी हो सकता है ये कोई सरमनी हो, उनका कोई मजहबी अकीदा हो, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था कि आपको कि अगर मैं इस तरह की पेंटिंग बनाऊं तो मुझे हंटिंग अच्छी तरह से आएगी, या मुझे वो, या हो सकता है कि किसी की दिलचस्पी हो, इसमें दिलचस्पी की वजह से वो कर रहा हो। तो इसका मतलब है पुराने ज़माने से इंसान का एक खास सोचने का तरीका है, वो नई नई चीज़ें करता है और उसके शौक अलग अलग होते हैं। ये सारी बातें इन चीज़ों से हमें पता चलती है। और ये भी हो सकता है कि वो किसी खास तरीके से खुदा को मानते हो और ये उनका रिचुअल हो, समझ रहे हैं? या सबसे इंपॉर्टेंट बात की किसी का शौक हो सकता है कि मैं ये करूं, है ना? तो यहां पर एक सवाल वहां उसने दिया है, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर रीजन? क्या आपको, मैंने बहुत सारे रीजन बनाए, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो ये भी हो सकता है कि शौक हो सकता है ना? तो ये हो सकती है। इसके अलावा नियोलिथिक साइट टर्की में हमें मिलती है। एटलस में अगर आप देखेंगे तो टर्की में कैटलहोयुक एक जगह है, यहां पर हमें नियोलिथिक साइट मिलती है और यहां पर बड़ी जबरदस्त वो जो है मॉन्यूमेंट बनाई उस जमाने के लोगों ने, और उन्होंने मुख्तलिफ जगहों से चीजें ला के वहां पर वो बनाई है। यानी फ्लिंट वो सीरिया से मंगाया गया है और वहां पर रेड सीज की कौड़ीज हमें मिलती है, वो जो हमें तिमन से वन काव हैं गिने कशिर पढ़ने, वो हमें रेड सी की मिलती है वहां पर। किसकी? रेड सी की। और इसी तरह मेडिटेरियन सी के शेल्स मिलते हैं वहां पर वो डेकोरेशन के लिए, समझ रहे हैं? और इसी तरह उन्होंने इन सेटलमेंट्स में काफी मतलब जबरदस्त किस्म के वो चीजें उन्होंने वहां इस्तेमाल की है। तो ये सारी बातें, इससे हमें पता चलता है कि इंसान ने एक खास जगह पर अगर उसको मटेरियल मिलता भी नहीं था तो उसने अब यह भी सीखा था कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कैसे किया जाए। तो हो सकता है उन्होंने अपनी इस पर अपने कंधों पर लाद के ये सारी चीजें वहां लाई हो और वहां कोई कम तादाद में ये नहीं मिलता है। और इससे यह भी अंदाजा होता है कि अब एनिमल्स का इस्तेमाल वो एज पैक एनिमल्स भी करते थे बार बर्दारी के लिए, यानी अब घोड़ों का इस्तेमाल करते थे जिनके, या जो बाकी कैटल है उनके कंधों पर लाद के वो ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ लाई। क्योंकि ये चीजें जो हम यहाँ इस्तेमाल देखते हैं कि यहाँ इस्तेमाल हो गई है, वो यहाँ मिलती ही नहीं है, बहुत दूर से लानी पड़ती है और काफी दूर जाना है इंसान का, और वो फिर कितना ला सकता है अकेले? तो उसके लिए उसको कोई और जरिया होना चाहिए। तो हमें अंदाजा हो जाता है कि पैक एनिमल्स का भी इस्तेमाल होता था। बात समझ आई? तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुख्तलिफ चीजें जो है इंसान ने अलग अलग चीजें अलग अलग दौर में देखी और अलग अलग तरीके से उसकी जिंदगी में तरक्की होती गई और इंसान आज तक की दुनिया तक पहुंच गया। समझ रहे हैं? अब आखिर में मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें कौड़ीज और शेल्स की बात की गई, कौड़ीज और
ये काफ़ी वैल्यूबल उस ज़माने में थी। यहाँ तक कि कौड़ियाँ जो है वो ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल होती थी और ये काफ़ी महंगी होती थी। और हो सकता है ये कौड़ीज जो है वो सिक्के के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसको हम उर्दू में कौड़ी बोलते हैं। आज से आँख को ओवर दिमाइना, इसका मतलब हम पैसे की बात करते हैं। जब हम कौड़ी की बात करते हैं तो ये काफ़ी खूबसूरत होती है और इसकी काफ़ी महंगी होती है, और लोग इसको डेकोरेशन के लिए उस ज़माने में ऑर्नामेंट्स में, ज्वेलरी में इस्तेमाल करते थे, तो ये काफ़ी महंगी होती थी। तो आई होप कि जो आज का जो हमने टॉपिक जो हमने देखा, इसमें हमने वो सारी बातें क्लियर की कि रफ्ता रफ्ता इंसान ने कैसे तरक्की की, और ये सारा जो उसका जो पीरियड था, जो पत्थर का ज़माना जो था, वो किस तरह से इंसान जो है इसमें अपने आहिस्ता 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 तरक्की करते 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 कब वो सेटल्ड लाइफ में आ गया। अब जब सेटल्ड लाइफ हो गई, इसके बाद दुनिया में क्या हुआ, इंशाल्लाह अगले वाले चैप्टर में हम करेंगे। थैंक्स अ लॉट।